Okay. Now, dear friends, हम लोगों का दूसरा चैप्टर, ऐसे देखने जाए तो पहला चैप्टर, कैपिटल गेन्स। देयर आर प्रोसेस। एक प्रोसेस होती है कोई भी साल में इनकम टैक्स कैलकुलेट करने की। वो प्रोसेस में सबसे पहले क्या होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस फाइंड आउट करना। पर मैंने बताया कि वो चैप्टर तो मैं नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के साथ करवाता हूं बहुत बाद में। उसके बाद हमें अपनी इनकम ढूंढनी होती है, विच इज डिवाइडेड इनटू 5 हेड्स ऑफ इनकम। उसमें जो सैलरी है और हाउस प्रॉपर्टी है वो सीए फाइनल के सिलेबस से निकल चुका है। बचे 3 हेड्स ऑफ इनकम जो कभी भी नहीं निकल सकते। पीजीबीपी, कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। मेरे पास ऑप्शन था कि मैं पीजीबीपी पहले चालू करूं या कैपिटल गेन, एंड आई ऑलवेज प्रीफर कैपिटल गेन, क्योंकि इससे आपके पीजीबीपी के भी बहुत सारे लॉजिक क्लियर होने वाले हैं। एक बहुत ज्यादा लॉजिकल चैप्टर जिसमें दिमाग बहुत ज्यादा यूज करना है, एनालिटिकल माइंड आपका होना चाहिए। जो लिखा है अगर वो एज इट इज एक्सेप्ट करोगे तो मजा नहीं आने वाला। थोड़ा चीजों को अच्छे से समझने का। Capital gain. Tell me what you understand by this word capital gain. What is capital gain? Sneha, is this question relevant as of now? What is capital gain? कैपिटल अप्रिशिएशन। नहीं, बहुत गलत बोला है जिन लोगों ने बोला कैपिटल अप्रिशिएशन। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैंने शेयर्स लेके रखे, 31 मार्च को मेरे शेयर्स की वैल्यू 2 लाख रुपए से बढ़ गई, इट इज अ कैपिटल अप्रिशिएशन। पर मैंने शेयर्स बेचे नहीं है, वो अभी भी मेरे होल्डिंग में पड़े हुए हैं। क्या कैपिटल गेन लग जाएगा? नहीं। क्यों? इंडिया में नेटवर्थ पे टैक्स नहीं लगता, इनकम पे लगता है। अनरियलाइज चीजों पे टैक्स नहीं लगता, रियलाइज चीजों पे टैक्स लगता है। तो सिर्फ कैपिटल अप्रिशिएशन पे टैक्स नहीं लगता। व्हेन यू ट्रांसफर दी असेट, क्या बोल रहा हूं? व्हेन यू ट्रांसफर दी कैपिटल असेट, उस वक्त जो गेन आता है उस पे टैक्स लगता है, ऑन ट्रांसफर। कैपिटल गेन हर किसी असेट के रिलेवेंट नहीं है, वो सिर्फ तभी आता है व्हेन यू हैव ट्रांसफर्ड कैपिटल असेट। क्या मैं इसको सेल ऑफ कैपिटल असेट बोल सकता हूं? बिल्कुल नहीं। सेल एक बहुत ही छोटा सा वर्ड है, जबकि ट्रांसफर में बहुत सारी इवेंट कवर हो जाती है, बहुत सारी चीजें होने पे कैपिटल गेन लगता है। तो यहाँ पे सेल ऑफ कैपिटल असेट नहीं बोलने का, वर्ड कौन सा बोलने का आपसे? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। क्या वर्ड बोलने का? ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट। किसी भी हेड का सबसे पहला सेक्शन कौन सा रहता है? बेसिस ऑफ चार्ज। जहां पे हमें ये पता चले कि भाई ये हेड हमें टैक्सेबल कब है, ये हेड हमें एप्लीकेबल कब है। और हमारे लिए कैपिटल गेन, अच्छा कैपिटल गेन कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक है? तो ये है सेक्शन 45 से लेकर 55H। आई रिपीट, 45 से 55H। दिस इज कैपिटल गेन। सबसे पहला सेक्शन है बेसिस ऑफ चार्ज, सेक्शन 45 सबसेक्शन 1। कब कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा? एक ही लाइन को मैंने 4 वर्ड्स में डिवाइड किया है, तीनों के बीच में प्लस प्लस सब। पहला तो क्या लिखा? देयर शुड बी कैपिटल असेट। क्या बोल रहा हूं? देयर शुड बी, कैपिटल असेट है तो ही आगे की बातें करो। अगर आपकी असेट कैपिटल असेट ही नहीं है तो उसके लिए ये चैप्टर ही एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा, मैंने जैसे बोला कि कैपिटल असेट का दाम बढ़ गया तो कैपिटल गेन नहीं आता, उसको ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन आता है। तो वही चीज एक्ट ने भी बोली है, कैपिटल असेट इज ट्रांसफर्ड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तीसरा, ऑब्वियसली 100 की चीज 100 में बेच दूं, ना तो प्रॉफिट है ना तो लॉस है, इन दैट केस ये चैप्टर एप्लीकेबल नहीं है। ये तब एप्लीकेबल है जब आपको प्रॉफिट या गेन हो रहा है। एंड माइंड वेल, प्रॉफिट इंक्लूड लॉसेज ऑल्सो। तो अगर लॉसेज हो गए तो भी ये चैप्टर अप्लाई होगा। एंड लास्ट, इट शुड नॉट बी एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 54,
54B, 54D, 54F, 54EC, 54G, 54H, 54EA, 54EB। बस इतने ही सेक्शन है कुछ एग्जम्पशन के। आपका कैपिटल गेन इसमें एग्जम्प्ट नहीं होना चाहिए, तो जाके वो टैक्सेबल होगा। आप लोगों को ऐसा थोड़ा बहुत इंटर वाला याद होगा ना, ऐसे घर बेच के घर खरीदो तो यू विल गेट एग्जम्पशन। घर के अलावा कुछ भी बेच के घर खरीदो, यू विल गेट एग्जम्पशन। थोड़े बॉन्ड खरीदने पे एग्जम्पशन मिलता है। ये सब था, मानो या ना मानो ये सब था। पर ये सब है ना एग्जम्पशन है। बाय द वे, मैंने कल एक चीज बताई थी कि इनकम टैक्स के एग्जम्पशन 4 सेक्शन में, 10th, 11, 12, 13A। पर ये एग्जम्पशन तो कुछ अलग ही सेक्शन है सारे। देखो, एक्ट में दो तरीके के एग्जम्पशन है। एक सारे नॉर्मल एग्जम्पशन जो सेक्शन 10 में लिखे गए हैं। दूसरे कैपिटल गेन के खुद के एग्जम्पशन जो वो खुद लेके घूमता है। कैपिटल गेन चैप्टर के अंदर ही कैपिटल गेन के कुछ एग्जम्पशन है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, द नेम गिवन बाय दिस हेड एग्जम्पशन इज रॉन्ग। ये सब भले उन्होंने एग्जम्पशन बोला, पर इसका काम डिडक्शन के जैसा है। क्या बोल रहा हूं? इन्होंने नाम भले एग्जम्पशन बोला, काम डिडक्शन के जैसा है। तो अब एक और कंट्रोवर्सी आ गई, सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जम्पशन एंड डिडक्शन? टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स, एग्जम्पशन एंड डिडक्शन? मैं बोला ये एग्जम्पशन नहीं है, इट इज लाइक डिडक्शन। नाम भले एग्जम्पशन है, तो क्या फर्क क्या है दोनों में? दोनों में चीजें माइनस हो जाती है, दोनों की इफेक्ट सेम है। जब कोई चीज एग्जम्प्ट होती है तो हमें वो चीज कैलकुलेट करने की ही जरूरत नहीं है, वो चीज इनकम में ऐड करने की ही जरूरत नहीं है। पर अगर कोई चीज में डिडक्शन मिलता है तो हमें पहले इनकम गिननी पड़ती है, उसको ऐड करनी पड़ती है, उसमें से एक डिडक्शन अलग से माइनस करना पड़ता है। तो एग्जम्प्ट चीजों में कैलकुलेट करने का ही जरूरत नहीं है, जबकि डिडक्शन में कैलकुलेट करके बाद में माइनस होता है। तो कहने से यहाँ पे भी ऐसा ही है, यू हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट कैपिटल गेन, और उसके बाद ये सारी चीजें माइनस मिलती है। और इसीलिए भले नाम एग्जम्पशन है, पर काम किसके जैसा कर रहा है? ये डिडक्शन के जैसा। इन शॉर्ट 4 कंडीशन है तब जाके कैपिटल गेन टैक्सेबल होता है। कौन सी 4 कंडीशन है? सबसे पहले, इट शुड बी कैपिटल असेट। कैपिटल असेट शुड बी ट्रांसफर्ड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रॉफिट और गेन शुड अराइज, इट शुड नॉट बी एग्जम्प्टेड अंडर द एग्जम्पशंस गिवन। ठीक है, अब मुझे एक सवाल का जवाब दो, और जवाब आपके नजरों के सामने है, आपको सिर्फ ढूंढना है। कैपिटल गेन की इनकम कब टैक्सेबल होगी? अक्रूवल बेसिस पे कि रिसिप्ट बेसिस पे? जब पैसा मिलेगा तब टैक्सेबल होगा, या जब अक्रू हो जाएगा तब टैक्सेबल होगा? अक्रू के रिसिप्ट। एंड आंसर इज देयर विथ यू। लेट मी टेल यू, द आंसर इज अक्रूवल व्हेन कैपिटल असेट इज ट्रांसफर्ड बाय द असेसी ड्यूरिंग द ईयर। क्या ऐसा बोला कि व्हेन मनी विल बी रिसीव्ड? नहीं, ट्रांसफर करने पे कैपिटल गेन अट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलो मुझे बताओ एक चीज, अगर मैंने 22-23 में कोई असेट को ट्रांसफर किया, पर उसका पैसा रिसीव हुआ 23-24 में, देन इट विल बी टैक्सेबल अंडर विच ईयर? 22-23 में असेट को सेल किया, पैसा मिला 23-24 में, इन विच ईयर इट विल बी टैक्सेबल? 22-23। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस है जहां पे रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबिलिटी होती है, बट फ्यू केसेस। बाकी हर एक केसेस में कब टैक्सेबल होता है? इन द ईयर ऑफ अक्रू। तो चलो यहाँ पे एक नोट लिख दो, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल। मैं बोलूँ वो एक नोट लिख दो, कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ अक्रू। कैपिटल गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ अक्रू, दैट इज इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। भाविक बेटा नोट नहीं लिखनी है। Why you understand the things that you will understand everything on the last day even without writing the things? You will not. Capital gain will be taxable in the year of accrue, that is in the year of transfer, into bracket, except few cases. Except few cases. तो दिव्य बेटा आपने जो बोला
इंश्योरेंस वाला, दैट इज दैट एक्सेप्शनल केस। पर बाकी सब केसेस में वो कब टैक्सेबल होता है? इन द ईयर ऑफ अक्रू। अच्छा चलो अभी यहाँ पे ध्यान वापस। ये जो लैंड और बिल्डिंग होती है, क्या इतना सिंपल होता है कि आज मैं लैंड बेचना चाहता हूं तो एक बंदा आएगा, पैसे देगा और लैंड उसकी, बात खत्म? ऐसा नहीं। लैंड और बिल्डिंग बेचने में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट पिक्चर में आता है। उसकी जो पूरी प्रोसेस होती है वो कौन सा एक्ट बताता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, टोपा बोलते हैं उसको। अब ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, उस हाँ हाँ टोपा हाँ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जो होता है, अभी इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल आज मुझे कोई लैंड या बिल्डिंग बेचनी है। अभी लैंड या बिल्डिंग बेचने के केस में फॉर एग्जांपल मैंने तय किया कि मैं मिस्टर ए को, लेट्स से, एक छोटा सा एग्जांपल, लेट्स से मैं तीशा को अपनी लैंड बेचूंगा। तो फॉर एग्जांपल तीशा केम टू मी एंड शी सेड आई वांट टू परचेज द लैंड। मैंने बोला ठीक है, आज एक अग्रीमेंट कर लेते हैं। अग्रीमेंट में हम लोग ये लिख देंगे कि आई आई विल सेल द लैंड, यू विल परचेज द लैंड, और एक कंसिडरेशन फिक्स हो गया 2 करोड़ का। अभी अग्रीमेंट हो गया, टोकन अमाउंट ये मुझे दे देगी। फिर 2-3 महीने का मैं उसे टाइम दूंगा। ये 2-3 महीने में वो धीरे धीरे करके बाकी का कंसिडरेशन मुझे पे करेगी। जब पूरा कंसिडरेशन पे हो जाएगा, तब हम दोनों रजिस्ट्रार के पास जाएंगे और ये सच्चाई बताएंगे कि देखो ये अग्रीमेंट हुआ था, इसके हिसाब से तीशा ने मुझे ये सारा पेमेंट कर दिया। अब फाइनली वो रजिस्ट्रार क्या करेगा? मेरे नाम से रजिस्ट्रेशन हटा के उसके नाम पे रजिस्ट्रेशन कर लेगा। इसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन। यानी लैंड और बिल्डिंग के केस में दो इवेंट होती है। पहला क्या होता है? अग्रीमेंट। दूसरा क्या होता है? रजिस्ट्रेशन। मान लो हम दोनों के बीच बिल्डिंग सेल करने का जो मेरा अग्रीमेंट है वो 24-25 में हुआ, पर जो रजिस्ट्रेशन है वो 25-26 में हुआ। थोड़ा ऐसा 1-2 महीने के डिले के वजह से ईयर बदल गया। टेल मी, ट्रांसफर कब हुआ? इन विच ईयर इट विल बी कॉल्ड एज ट्रांसफर्ड? इन द ईयर ऑफ अग्रीमेंट और इन द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन? अग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन। देखो बेटा, ये जो अग्रीमेंट है ना, इट इज लाइक एंगेजमेंट, तय हो गया कि शादी करेंगे। रजिस्ट्रेशन इज लाइक फाइनल शादी। तो हम लोग शादी हुई ऐसा कब बोलते हैं? एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्योंकि एंगेजमेंट तो कैंसिल भी हो सकता है। और इसीलिए एग्रीमेंट इज लाइक अ बेसिक कॉन्ट्रैक्ट, ये अभी भी बाइंडिंग बाय लॉ नहीं है, इसे कैंसिल कर सकती है कोई भी पार्टी। रजिस्ट्रेशन का मतलब फुल एंड फाइनल उसके नाम पे लीगल ओनरशिप चली गई। और इसीलिए मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे ट्रांसफर कौन से साल में मानने का? इन द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज इन द ईयर 25-26। और ये बोला है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ अल्पत्ति वेंकटरामैया, capital gain chargeable in the year in which effect of transfer of title to property takes place and not in the year of agreement to sale. In short bracket में लिख दो, that is transfer will happen in the case of registration. Transfer will happen in the case of registration. श्रेया, गवर्नमेंट को तो ऑलवेज अच्छा लगेगा अगर मैं अग्रीमेंट के साल में ही ट्रांसफर बोल दूं, और इसीलिए ये केस हुआ। मैंने बोला कि रजिस्ट्रेशन के साल में ट्रांसफर हुआ, इनकम टैक्स ऑफिसर बोला नहीं नहीं, अग्रीमेंट के वक्त ट्रांसफर हो गया। हम लोग लड़ते झगड़ते सुप्रीम कोर्ट तक गए। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भी रजिस्ट्रेशन के साल में ट्रांसफर होगा। आपका टैक्स पहले नहीं लेने का, जब रजिस्ट्रेशन होगा तब कैपिटल गेन आएगा। ओके, ये सिर्फ अभी ऐसे ही बताया, इस पे डिटेल डिस्कशन इस चैप्टर में आगे होगा। अब देखो यहाँ पे दो ऐसे वर्ड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, भी कैपिटल असेट होना चाहिए, और दूसरा वर्ड क्या बोला? वो कैपिटल असेट ट्रांसफर होना चाहिए। तो सवाल आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल असेट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर? अच्छा ना, हम लोग थोड़ा थियोरिटिकल पॉइंट पहले करने वाले हैं, क्योंकि ये नहीं समझा तो कैलकुलेशन ही नहीं समझेगा। पर ये थियरी भी प्रैक्टिकल थियरी है। इन शॉर्ट ये रियल लाइफ में बहुत हेल्पफुल है। अभी कैपिटल असेट की जो डेफिनेशन है ना, वो दिया है सेक्शन 2 क्लॉज 14 ने। हम लोग कैपिटल गेन चैप्टर के बाहर आके डेफिनेशंस में जा रहे हैं। हाँ, ये एक सवाल आया है, इसका जवाब देना इंपॉर्टेंट है, अब इसलिए दे देता हूं। नाउ अग्रीमेंट को भी रजिस्टर्ड किया जाता है। तो वेदर इट मीन्स रजिस्ट्रेशन? नहीं, अग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करना और प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड करना, ये अलग अलग बात हो गई।
जब मैं यहाँ पे वर्ड यूज करता हूँ रजिस्ट्रेशन, इट मीन्स गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में प्रॉपर्टी का ओनर मैं बदल के मेरे वाले एग्जांपल में तीशा हो गई, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन। अग्रीमेंट को रजिस्टर्ड करवाना इट्स जस्ट लाइक अ प्रोसेस, उसको रजिस्ट्रेशन नहीं बोलते। ओके, सवाल आता है व्हाट इज कैपिटल असेट। डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 14 के अंदर। अच्छा, ये सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट, मैंने बोला था कि कुछ सेक्शन नंबर जो इंपॉर्टेंट रहेंगे मैं टिक करवाऊंगा, एंड बेसिकली वो आप लोग टिक करके सेक्शन लिस्ट में अलग से लिखते रहना। तीन चीजों को कैपिटल असेट बोल दिया। प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। क्या बोला? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड टू बिजनेस, यानी कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई भी असेट है, चाहे वो पर्सनल असेट है, चाहे वो बिजनेस असेट है, हम उसको क्या मान लेंगे? कैपिटल असेट। आपको है ना इंटर वैसे याद नहीं होगा, पर थोड़ा अगर मैं जाऊं तो वहां पे डेप्रिशिएशन पीजीबीपी में आता था, उसमें ब्लॉक ऑफ असेट आता था। वो जो ब्लॉक ऑफ असेट आता था उसमें जब आप कोई चीज को सेल करते थे और ब्लॉक नेगेटिव जाता था, तो हम उसको बोल देते थे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। देखो, ब्लॉक की वैल्यू नेगेटिव होने पे भी हम उसको कैपिटल गेन बोलते थे। क्यों कैपिटल गेन बोलते थे? क्योंकि ब्लॉक ऑफ असेट बिजनेस असेट है, और बिजनेस असेट भी अल्टीमेटली क्या हो जाती है? कैपिटल असेट। क्योंकि कैपिटल असेट की डेफिनेशन ने क्या बोला? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। चलो, अब जो मैं पूछूं उसका जवाब देना, ठीक है? क्या मेरी पर्सनल असेट कैपिटल असेट है? यस। क्या मेरी बिजनेस असेट कैपिटल असेट है? यस। क्या मेरी टेंजिबल असेट कैपिटल असेट है? यस। क्या इनटेंजिबल असेट कैपिटल असेट है? यस। इन शॉर्ट, हर एक असेट कैपिटल असेट है, क्योंकि डेफिनेशन ने तो क्या बोल दिया? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। ठीक। दूसरा, सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज पर सेबी एक्ट 1992। व्हाट इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर? एफआईआई क्या होता है? लेमन लैंग्वेज में एफआईआई यानी वो बंदा जो इंडिया के बाहर है पर इंडिया के स्टॉक मार्केट में हैविली इन्वेस्ट करता है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट करता है, सीधा 30% 40% किसी कंपनी का उठा लेगा, पोर्टफोलियो इन्वेस्ट करता है पूरा। और वो लोग आते हैं जाते हैं मन मर्जी। अब ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है ना, गवर्न बाय सेबी एक्ट। इसको कौन गवर्न करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब ये सिंपल मैं बताऊं, ये कैपिटल गेन चैप्टर और पीजीबीपी चैप्टर, उसमें फर्क क्या है? कोई भी चीज की इनकम को, अगर वो मेरा बिजनेस है तो पीजीबीपी इनकम, अगर बिजनेस नहीं है तो कैपिटल गेन की इनकम। क्या फर्क क्या पड़ेगा? दोनों में से किसी में भी इनकम दिखा दूं। व्हाट इज द मेन डिफरेंस? व्हाई वी डिसाइड ऑलवेज फर्स्ट के कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? फर्क ही क्या पड़ता है? पीजीबीपी में दुनिया भर के खर्चे माइनस हो सकते हैं इनकम के सामने। कैपिटल गेन में सिर्फ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वगैरह ही माइनस हो सकता है, दूसरे खर्चे माइनस नहीं हो सकते। पीजीबीपी की इनकम पे आपके बजट के टैक्स रेट लगता है, नॉर्मल स्लैब रेट वगैरह, जबकि कैपिटल गेन इज अ स्पेशल रेट इनकम, उस पर तो स्पेशल टैक्स लगता है, जनरली थोड़ा ज्यादा टैक्स लगता है। तो ये जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर थे वो तो क्या बोलते थे कि मेरे लिए स्टॉक बेचना मेरी बिजनेस की इनकम है, और इसीलिए मैं सारे खर्चे माइनस करेगा और मुझे पीजीबीपी में टैक्स लगना चाहिए। पर फिनेंस मिनिस्टर थे उस वक्त पी चिदम्बरम, वो इनके पास से ज्यादा टैक्स लेना चाहते थे। तो क्या करने का? कैपिटल असेट की डेफिनेशन में ही एक अमेंडमेंट कर लिया कि सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इज अ डीम्ड कैपिटल असेट। आप मानो या ना मानो, वो आपके लिए ऑलवेज क्या रहेगा? कैपिटल असेट। यानी उसे बेचने पे ऑलवेज क्या अट्रैक्ट होगा? कैपिटल गेन। मैं आप बोलो कि मेरे लिए तो स्टॉक इन ट्रेड है, मेरे लिए तो पीजीपी इनकम है, तेल लेने गया तू, हमारे लिए इट इज अ डीम्ड कैपिटल असेट, ऐसा बोल के इनकी सिक्योरिटी को कहां पे टैक्स कर दिया? कैपिटल गेन में। तो अगर आपका कोई क्लाइंट ऐसा है जो एफआईआई है और उसने शेयर्स बेचे, तो वो बिजनेस इनकम दिखाओगे कि कैपिटल गेन की इनकम दिखाओगे? कैपिटल गेन, क्योंकि सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई इज ऑलवेज अ कैपिटल असेट इवन इफ इट इज अ स्टॉक। उनके लिए भले स्टॉक इन ट्रेड है, पर हम इनकम टैक्स के लिए क्या मान लेंगे? दैट इज अ डीम्ड कैपिटल असेट। तो चलो, अब इस पे से मुझे जवाब दो
मी एज अ रेजिडेंट पर्सन अगर शेयर बेचता है, पीजीबीपी इनकम की कैपिटल गेन इनकम? ये पॉइंट तो हमने एफआईआई के लिए पढ़ा, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है। पर अगर मैं शेयर्स बेचेगा तो कैपिटल गेन की पीजीबीपी? मैं यानी कोई भी नॉर्मल पर्सन ऐसा? डिपेंड्स बेटा, डिपेंड्स। अगर मेरा बिजनेस ही शेयर्स में ट्रेड करना है, मेरा काम ही सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक टीवी के सामने बैठ के ऐसे शेयर्स खरीदना और बेचना है, उसी से मेरा जीवन चलता है, तो ये मेरी पीजीबीपी इनकम हुई। एंड आई कैन टेल दैट इट इज माई स्टॉक इन ट्रेड, इट विल बी टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। पर अगर मैं तो मेन बिजनेस कुछ और है, महीने में 2-3 बार शेयर्स खरीदता हूं बेचता हूं, तो फिर मेरे लिए कहां पे जाएगा? कैपिटल गेन में जाएगा। एक सर्कुलर देखेंगे इस चैप्टर के लास्ट में, जहां पे सीबीडीटी ने बोला है कि हाउ टू डिटरमाइन कि शेयर बेचना पीजीबीपी है कि कैपिटल गेन, दैट विल सी एट द एंड। पर जनरल लेमन सेंस याद रखना कि अगर वो मेरे लिए बिजनेस है तो पीजीबीपी, बिजनेस नहीं है तो कहां पे जाएगा? कैपिटल गेन। वन लास्ट पॉइंट, यूलिप। चलो टेल मी व्हाट इज यूलिप? यूलिप 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 क्या है यूलिप? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। क्या बोला? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। एक ऐसा इंश्योरेंस जो म्यूचुअल फंड के ऊपर से उसकी वैल्यू डिसाइड होती है, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान। गवर्नमेंट ने 2 साल पहले एक अमेंडमेंट कर दिया था और यूलिप को टैक्सेबल किया था। मेरी इंडेक्स में आपको एक चैप्टर दिखेगा, टैक्सेबिलिटी ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। उसमें हम इसका डिटेल डिस्कशन करेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अगर यूलिप वाली पॉलिसी है तो वो टैक्सेबल हो जाती है। पर ये टैक्सेबल कौन से हेड में होगा? कैपिटल गेन। क्योंकि यूलिप को बाय डिफॉल्ट क्या अज्यूम कर लिया गया है? कैपिटल असेट। उसको कैपिटल असेट की डेफिनेशन में डाल दिया। यूलिप टू विच एग्जम्पशन ऑफ सेक्शन 10 क्लॉज 10D इज नॉट एप्लीकेबल। इन शॉर्ट, ऐसा यूलिप जिसकी मैच्योरिटी टैक्सेबल है, वो ऑलवेज क्या बोला जाएगा? कैपिटल असेट। और उसका जो भी गेन आएगा वो कहां पे टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। तो देखो, 3 चीजें कैपिटल असेट हुई। पहली चीज जो सबके लिए कॉमन एप्लीकेबल है, दूसरी 2 चीज जो आप शायद ना मानते, और इसीलिए गवर्नमेंट ने जानबूझ के उसको डेफिनेशन में लिख के अज्यूम करवा दिया कि वो कैपिटल असेट है। तो पहला कैपिटल असेट क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। दूसरा क्या हो गया? सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज पर सेबी एक्ट। और तीसरा क्या हो गया? यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान विच इज टैक्सेबल। ये चीज हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी वाले चैप्टर में, ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अभी हमारा सोल फोकस जो है वो पहले पॉइंट पे है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। इतना हैवी उन्होंने लाइन लिख दिया कि दुनिया में जितनी असेट है आपकी, वो सब कैपिटल असेट है। तो इसका मतलब तो ये भी निकल के आ जाता है कि मेरी इन्वेंटरी भी मेरी कैपिटल असेट है, क्योंकि वो भी तो मेरी असेट हुई ना, स्टॉक भी तो मेरा असेट हुआ। और कोई भी असेट कैपिटल असेट है, तो इन्वेंटरी भी कैपिटल असेट हो गई। तो साला इन्वेंटरी बेचने पे पीजीबीपी भी आएगा, और कैपिटल असेट है तो कैपिटल गेन भी आएगा। यानी एक ही चीज को दो दो असेट अज्यूम कर लिया, तो एक चीज बेचने पे दोनों हेड एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी रियलाइज हुआ कि इस लाइन में थोड़ी मिस्टेक तो रह गई है, बहुत सारी चीजें हमने ऐड ऑन कर दी। अच्छा, इसके हिसाब से तो कोई भी असेट आपकी कैपिटल असेट है। यानी मैं पुराने कपड़े बेचूं, पुरानी मेरी गाड़ी बेचूं, पर्सनल यूज वाली रिस्ट वॉच बेचूं, ये सारी चीजें कैपिटल असेट है। और ये सब बेचने पे कैपिटल गेन कैपिटल लॉस कंप्यूट करना पड़ेगा। अब इतना चिंदी वेड़ा थोड़ी अच्छा लगता है, कुछ चीजों को कैपिटल असेट नहीं बोल सकते, एंड देयर वाज अ नीड टू गिव सम एक्सक्लूजन फ्रॉम द डेफिनेशन, कि भाई कुछ ऐसी चीजें जो कैपिटल असेट नहीं है, कैपिटल असेट में से कुछ चीजों को निकालना पड़ेगा ना। कौन सी चीजों को कैपिटल असेट से निकाल दिया, वो हम पढ़ेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आई विल सी यू एट 8 o'clock and 35 minutes। 8:35 पे मैं वापस चालू करता है। चलो, ब्रेक खत्म हो गया बहुत जल्दी। आपकी एग्जाम भी ऐसे खत्म हो जाएगी। तो कैपिटल असेट की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लॉज 14, उसमें 3 चीज हमने देखी, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, दूसरा सिक्योरिटीज हेल्ड बाय एफआईआई, तीसरा यूलिप विच इज टैक्सेबल। उसमें हमें सबसे पहले फोकस करना है प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस। इतना बड़ा लैंग्वेज लिखा,
कि उसमें ढेर सारी कैपिटल असेट आ गई, ढेर सारी ऐसी असेट आ गई जो कोई कैपिटल असेट नहीं है, और इसीलिए उसको एक्सक्लूड करना पड़ा। सबसे पहला एक्सक्लूजन जो बट ऑब्वियस था, स्टॉक इन ट्रेड, रॉ मटेरियल या तो कंज्यूमेबल स्टोर, इन शॉर्ट ब्रैकेट में लिखो इन्वेंटरी। इन्वेंटरी को कैपिटल असेट में से एक्सक्लूड कर दिया। इन्वेंटरी को कैपिटल असेट में से एक्सक्लूड क्यों किया? क्योंकि इन्वेंटरी बेचने पे पीजीबीपी इनकम टैक्सेबल होती है, कैपिटल गेन की इनकम टैक्सेबल नहीं होनी चाहिए, और इसीलिए इन्वेंटरी को निकाल दिया कैपिटल असेट की डेफिनेशन में से। दूसरा, पर्सनल मूवेबल असेट, किसको कैपिटल असेट की डेफिनेशन में से एक्सक्लूड कर दिया? पर्सनल मूवेबल असेट। ऐसी सारी मूवेबल असेट जो पर्सनल नेचर की है वो कैपिटल असेट नहीं है। तो जो मेरा डाउट था कि पुराने कपड़े बेचूं, पुराना फर्नीचर बेचूं, पुरानी गाड़ी बेचूं, पुरानी रिस्ट वॉच बेचूं, अब इन सब पे कैपिटल गेन लगेगा नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें कैपिटल असेट नहीं है। पर्सनल मूवेबल असेट को कैपिटल असेट की डेफिनेशन से निकाल दिया गया है। चलो मैं जो पूछूं ना उसका जवाब देना, ठीक है? असेट दो तरीके की हो सकती है बेसिकली। एक हो सकती है पर्सनल असेट, दूसरी हो सकती है बिजनेस असेट। अच्छा, पर्सनल असेट में भी दो चीजें हो सकती है, एक मूवेबल असेट, एक इमूवेबल असेट। बिजनेस में भी दो चीजें हो सकती है, एक मूवेबल असेट, एक इमूवेबल असेट। चलो मुझे बताओ, क्या मेरी पर्सनल मूवेबल असेट कैपिटल असेट है? क्या मेरी पर्सनल मूवेबल असेट कैपिटल असेट है? नहीं है, क्योंकि अभी अभी हमने देखा दैट इज कवर्ड अंडर एक्सक्लूजन। क्या मेरी पर्सनल इमूवेबल असेट कैपिटल असेट है? जैसे खुद का घर या जमीन बेचूं, क्या कैपिटल गेन लगेगा? यस, बिकॉज व्हाट दे हैव एक्सक्लूडेड पर्सनल मूवेबल असेट, व्हाट दे हैव नॉट एक्सक्लूडेड पर्सनल इमूवेबल असेट को नहीं निकाला, तो दैट इज स्टिल अ कैपिटल असेट। चलो बताओ, बिजनेस की मूवेबल असेट, जैसे बिजनेस का फर्नीचर है और उसे बेचा, बिजनेस की गाड़ी है उसको बेचा, क्या कैपिटल गेन लगेगा? यस लगेगा, क्योंकि पर्सनल मूवेबल असेट को हटाया, बिजनेस मूवेबल असेट को नहीं हटाया। सिमिलरली बिजनेस की मूवेबल असेट भी कैपिटल असेट है। इन शॉर्ट याद रखना है, सिर्फ पर्सनल मूवेबल असेट को हटाया, बाकी सारी चीजें आज भी कैपिटल असेट है। पर पर्सनल मूवेबल असेट में तो ज्वेलरी भी आ गई। अब ये तो ऐसी सारी चीजें होती है जिसे बेचने पे करोड़ों का प्रॉफिट होने वाला है अपनी कंट्री में, क्योंकि ये सब अप्रिशिएट ही होता है। पर्सनल मूवेबल असेट को एक्सक्लूड तो कर दिया, पर फिर पता चला कि कुछ ज्यादा ही चीज एक्सक्लूड हो गई, थोड़ी चीजों को वापस इंक्लूड करना पड़े, और इसीलिए उन्होंने एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन बनाया। क्या बनाया? एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लूजन का एक्सक्लूजन? इंक्लूजन। कैपिटल असेट में वापस कुछ चीजें एड ऑन कर दी। नाउ कौन सी चीजें वापस एड ऑन कर दी? ज्वेलरी। कि भाई वो भले पर्सनल है पर फिर भी वो कैपिटल असेट है, उसे बेचने पे कैपिटल गेन लगेगा। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, कोई भी पुरानी चीज है जिसकी करोड़ों में प्राइस मिल सकती है, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। पेंटिंग, ड्राइंग, ये वो हमारा लास्ट पेज वाला पेंटिंग ड्राइंग नहीं है, वो मजनू भाई वाला घोड़े पे गधा वगैरह, जो बड़ी बड़ी कीमतें होती है जिसकी, जो हम नहीं समझ सकते, पिकासो की पेंटिंग हो गई, ये सब जो करोड़ों में बिकती है, जिसके नीलामी होता है, ये सारी चीजें कवर्ड है यहाँ पे। स्कल्पचर, पुरानी मूर्तियां, वर्क ऑफ एनी आर्ट, कोई भी आर्टिस्टिक चीज है, वो सब कैपिटल असेट है, भले वो पर्सनल है। तो वंस अगेन दो चीजों को एक्सक्लूड किया, पहले किसको एक्सक्लूड किया? इन्वेंटरी। दूसरा किसको एक्सक्लूड किया? पर्सनल मूवेबल असेट। पर वापस कुछ चीजों को इंक्लूड कर दिया। कौन सी चीजों को इंक्लूड कर दिया? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ एनी आर्ट। अभी माई डाउट इज, जो मैं पूछूं उसका जवाब देना। मेरी रिस्ट वॉच, क्या ये कैपिटल असेट है? उसे बेचने पे कैपिटल गेन लगेगा? नहीं लगेगा। ओके। मेरी ज्वेलरी बेचने पे कैपिटल गेन लगेगा? हाँ लगेगा। अब मैंने लेट से एक रोलेक्स की वॉच खरीदी जिसमें डायमंड है, क्या इसे बेचने पे कैपिटल गेन लगेगा? पर्सनल यूज है, हर रोज ऐसे ही पहनता हूं, कोई ऐसा आर्कियोलॉजिकल चीज नहीं है। रिस्ट वॉच कैपिटल असेट नहीं है, ज्वेलरी कैपिटल असेट है। अब रिस्ट वॉच के अंदर अगर डायमंड है तो वो कैपिटल असेट है कि नहीं है? तो ज्वेलरी की डेफिनेशन है, the definition says jewelry means any ornament of metal or precious semi precious stones even if set in any other asset.
इसका मतलब कोई भी दूसरी एसेट में आपके कोई ऐसे मेटल्स इंक्लूडेड है, कोई ऐसे स्टोन्स इंक्लूडेड है, तो उसे भी ज्वेलरी बोल दो। तो अगर मेरी वो रोलेक्स की वॉच के अंदर डायमंड्स है तो उसको वॉच नहीं बोलने का, उसको इनकम टैक्स की नजरों में क्या बोलने का, ज्वेलरी बोलने का। और ज्वेलरी तो क्या है, कैपिटल असेट है, और उसे बेचने पे कैपिटल गेन भी लगता है। सिमिलरली एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, एच एच राणा हेमंत सिंह जी, द पूजा थाली मेड ऑफ गोल्ड इज ज्वेलरी बिकॉज इट इज डिराइविंग द वैल्यू थ्रू गोल्ड। ऐसे नहीं राजा महाराजा होते थे, पूजा थाली भी सोने चांदी की होती थी, तो बोले ये तो पूजा थाली है, पर्सनल मूवेबल असेट। कोर्ट बोलता है नहीं, ये सोने की बनी हुई है, इट इज डिराइविंग द वैल्यू थ्रू गोल्ड, उसकी वैल्यू थाली के वजह से नहीं है, गोल्ड के वजह से। तो वो थाली भी क्या बन जाएगी, ज्वेलरी बन जाएगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी दूसरी एसेट में सोना चांदी वगैरह कुछ भी आ गया तो उसको भी ज्वेलरी बोल देने का। गोल्ड वॉच रहेगी तो भी, हाँ, तो गोल्ड वॉच में देखो दो तरीके की गोल्ड वॉच आती है मार्केट में, एक जो सिर्फ पीली होती है इसलिए गोल्ड वॉच बोली जाती है, दूसरा वो सही में गोल्ड की होती है इसलिए गोल्ड वॉच बोली जाती है। तो जो सही में गोल्ड की हुई उसको ज्वेलरी बोलेंगे। जो टाइटन की वो येलो कलर की वॉच आती है जिससे उन लोगों ने नाम दे दिया है गोल्ड वॉच, वो नॉर्मल वॉच है, उसको ज्वेलरी नहीं बोलने का, ऐसा। ठीक है। तो अगेन दो चीजें एक्सक्लूड की, इन्वेंटरी और पर्सनल मूवेबल असेट। अच्छा, सवाल आता है, क्या शेयर्स और सिक्योरिटीज इस पर्सनल मूवेबल असेट? और ऐसा बोल के इसको हटा दूं, क्योंकि देखो एड बैक तो नहीं किया वापस, तो क्या शेयर्स और सिक्योरिटी पर्सनल मूवेबल असेट है? देखो थोड़ी बुद्धि वापरना, मैं क्या बोलने जा रहा हूं। मूवेबल इमूवेबल तब आता है जब टेंजिबल असेट है, मूवेबल इमूवेबल तब आता है जब वो टेंजिबल असेट है। अगर वो इनटेंजिबल असेट है तो मूवेबल इमूवेबल वर्ड ही नहीं आता, इट इज जस्ट अ प्रॉपर्टी, एंड हेंस कैपिटल असेट विल कम। क्या बोल रहा हूं, वो सिर्फ क्या हो गया, कैपिटल असेट हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल, यस और नो? ठीक है। तो ये चीज हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे शेयर्स वगैरह प्रॉपर्टी है, दैट इज ऑलवेज अ कैपिटल असेट इफ इट इज नॉट योर इन्वेंटरी। अगर आप उसे इन्वेंटरी मान लो तो पहले पॉइंट के हिसाब से एक्सक्लूड हो गया, अदरवाइज वो पर्सनल मूवेबल असेट नहीं है, उसको ऐसे ही नहीं हटाने का। सर आई हैव ओल्ड कॉइन, देन इज इट अ कैपिटल असेट? डेफिनेटली यस। आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, पुराने ओल्ड कॉइन्स आज बहुत सारे लाखों रुपए में भी बेचे जाते हैं, तो वो कैपिटल असेट है, उसे बेचने पे कैपिटल गेन लगेगा। व्हाट इफ मेरे टी शर्ट में डायमंड लगा है, लगा के सेल करे, हाँ तो कैपिटल गेन लगेगा, डेफिनेटली कैपिटल गेन लगेगा। ओके। तीसरी चीज जो उन्होंने रिमूव कर दी, अब देखो, मेरे लेक्चर का कल का सबसे पहला सेंटेंस था आर्टिकल 246, उसका यूनियन लिस्ट, उसकी एंट्री नंबर 82, इनकम टैक्स हैज अ पावर टू कलेक्ट टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। यानी हम इंडिया की एग्रीकल्चरल इनकम पे टैक्स ले सकते नहीं। अब देखो, एग्रीकल्चरल इनकम यानी जो आपने चीजें उगाई उसे बेच के जो टैक्स आया, जो इनकम आई, वो एग्रीकल्चरल इनकम, उस पर टैक्स नहीं ले सकते। दूसरा, एग्रीकल्चरल लैंड को बेच के जो पैसा आए वो भी तो एग्रीकल्चरल इनकम है, उस पर भी तो टैक्स नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए कैपिटल असेट में तीसरा एक्सक्लूजन आया, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया। अगर आपकी इंडिया के रूरल एरिया में कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, तो उसे कैपिटल असेट मानने का नहीं, उस पे कैपिटल गेन भरने का नहीं। अब देखो, एग्रीकल्चरल लैंड दो जगह पे हो सकती है, एक अर्बन एरिया में भी हो सकती है, एक रूरल एरिया में भी हो सकती है। ऑन पेपर उसे एग्रीकल्चरल लैंड बोलते हैं, पर हमें भी पता है कोई सिटी के अंदर नाम भले एग्रीकल्चरल लैंड है, क्या उस पर खेती करने लगूं? क्या देखा कभी सिटी के अंदर एक जगह बिल्डिंग है दूसरी साइड खेती हो रही है? नहीं हो सकता। वो सिर्फ ऑन पेपर एग्रीकल्चरल लैंड है, क्योंकि आज से बरसों पहले ये सिटी डेवलप नहीं था, उस वक्त यहाँ पे खेती होती थी, तब से ये जमीन एग्रीकल्चरल लैंड है। पर आज तो ये पूरा सिटी डेवलप हो गया, यहाँ पे कोई खेती कर ही नहीं रहा है, तब उसको एग्जम्पशन देने का कोई फायदा है? अगर वो जमीन बेचूं तो क्या टैक्सेबल होनी चाहिए कि एग्जम्प्ट होनी चाहिए? टैक्सेबल, क्योंकि आप उस पर खेती कर ही नहीं रहे हो। और इसीलिए इन्होंने सारी एग्रीकल्चरल लैंड को एक्सक्लूड नहीं किया, सिर्फ एक लैंड को एक्सक्लूड किया, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, क्योंकि सिर्फ गांव की एग्रीकल्चरल लैंड पे खेती होती है, और इसीलिए उन्होंने एग्जम्पशन दिया रूरल एग्रीकल्चरल लैंड को। नाउ व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, दैट विल कम अंडर नोट नंबर 1, जो हम पढ़ रहे हैं बाद में। बीच में एक दो क्वेश्चन का जवाब दे दूं। सर इफ आई सेल माय बाइक एंड अर्न अगेन, आपका बाइक पर्सनल मूवेबल असेट है, इसको एक्सक्लूड नहीं किया गया है, और इसीलिए ये कैपिटल असेट नहीं है, इस पे कोई टैक्स नहीं आएगा। सर रेयर कार और बाइक्स है तो, अगर रेयर कार है या बाइक्स है, लाइक आर्कोलॉजिकल कलेक्शन फॉर एग्जाम्पल, आज मेरी गाड़ी बेचने पे टैक्स नहीं आएगा, पर्सनल मूवेबल असेट। पर
हैदराबाद के विंटेज कार्स का एक पूरा म्यूजियम भरा पड़ा है, वो विंटेज कार बेचने पे करोड़ों का गेन होगा, उस पे कैपिटल गेन आएगा, बिकॉज इट इज वन काइंड ऑफ आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन। तो चीजें डिपेंड करनी है, मेरे कपड़े बेचने पे टैक्स नहीं आएगा, पर नरेंद्र मोदी के कपड़े बेचने पे टैक्स आएगा। तो कोई चीज आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस में आ जाती है जिसकी हाई प्राइस होती है, कोई चीज पर्सनल मूवेबल असेट है, उस पे कैपिटल गेन नहीं आता। ओके, फिर लास्ट है गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 ना। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 को कैपिटल असेट की डेफिनेशन में से एक्सक्लूड कर दिया गया है। ये चौथा और लास्ट एक्सेप्शन है। वीडियो सब लोगों के ऑन हो जाने चाहिए, आपको आपकी एग्जाम की कसम, और मेरी कसमें लग जाती है, मैं सही बता रहा है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 इज नॉट अ कैपिटल असेट। चलो बताओ व्हाट इज गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। हाँ देखो कैसे चुपचाप वीडियो चालू हो रहा है, ये लेक्चर के एंड तक रहना चाहिए, कसम तब तक चलेगी। बताओ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या है, एनीबॉडी। गोल्ड बॉन्ड बहुत गलत, गोल्ड बॉन्ड अलग, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम अलग। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड जिसे हम एसजीबी बोलते हैं, वहां पे तो पैसे देते हैं और गोल्ड बॉन्ड खरीदते हैं, इट इज लाइक अ नॉर्मल बॉन्ड। तो नॉर्मल बॉन्ड और गोल्ड बॉन्ड में क्या फर्क है। नॉर्मल बॉन्ड उसकी वैल्यू फिक्स होती है, गोल्ड बॉन्ड इज लाइक गोल्ड डेरिवेटिव, उसकी मैच्योरिटी की वैल्यू गोल्ड पे डिपेंड करती है। यानी आपने पैसे देके गोल्ड बॉन्ड खरीदे, पर वो मैच्योर कितने पैसों पे होगा, तो आपके गोल्ड बॉन्ड पे जितने ग्राम गोल्ड लिखा है उस वक्त उसकी मार्केट में जो वैल्यू चल रही होगी उसके हिसाब से आपके बॉन्ड की वैल्यू तय होगी। इट इज लाइक अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट। पर ये इसमें गोल्ड कहीं है ही नहीं, अनलेस एंड अनटिल वो सिर्फ अंडरलाइंग असेट है, उसमें मैं पैसा देता हूं और बॉन्ड खरीदता हूं, वो अलग। मैं यहां पे बोला गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। अभी समझो, थोड़ा हिस्ट्री में, अच्छा इसका जो अभी का मीनिंग है वो बता दूं कि थोड़ी हिस्ट्री जाननी है। हाँ हिस्ट्री जाननी है, ओके तो बताऊंगा, चलो ठीक है, आप बोल रहे हो तो बता देता हूँ। अभी मान लो 1991 में, 1991 में जब हमारी कंट्री वॉज द एंड ऑफ वन एरा जहाँ पे हमारा फॉरेन रिजर्व खत्म होने आया था, एट दैट टाइम पी नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड फिनेंस मिनिस्टर वॉज मनमोहन सिंह। उन्होंने वर्ल्ड बैंक से हेल्प मांगी कि हमें हेल्प करो ताकि हम अपनी कंट्री को अच्छे से चला पाए, वरना हमारी कंट्री बैंकरप्ट होने जा रही है। वर्ल्ड बैंक ने मना कर दिया, अनलेस एंड अनटिल यू विल ओपन योर इकोनॉमी फॉर द वर्ल्ड, हम लोग आपको लोन नहीं देंगे। और हमें अपनी इकोनॉमी बंद रखनी थी, कोरिया जैसा करना था, हमें वर्ल्ड के लिए ओपन नहीं करना था, क्योंकि हमें डर था कि बाहर के लोग वापस कंट्री में आ गए और इस कंट्री पे कंट्रोल ले लिया तो क्या। तो हमारी इकोनॉमी हमें ओपन नहीं करनी थी। तो अब दूसरा रास्ता क्या था, पैसे छापते रहो, जितने पैसे ज्यादा छापोगे उतना अच्छा ही है, करेंसी तो घर का ही तो प्रिंटिंग प्रेस है, करेंसी ज्यादा छापो तो और अच्छा, कंट्री वापस सद्धर हो जाएगी। ऐसा नहीं कर सकते, मैं चाहूं उतनी करेंसी प्रिंट नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि करेंसी प्रिंटिंग उतने तक ही हो सकता है जितना मेरे पास गोल्ड रिजर्व है। गोल्ड रिजर्व इज द बेस ऑफ करेंसी प्रिंटिंग इन दिस एंटायर वर्ल्ड एज अ यूएन गाइडलाइन। तो मेरे पास गोल्ड का रिजर्व जितनी अमाउंट का है उतना ही मेरी कंट्री में करेंसी प्रिंटिंग हो सकता है। अभी गोल्ड का रिजर्व हमारे पास ऑलमोस्ट नहीं था, क्योंकि जितना गोल्ड था कंट्री के पास वो उसने ऑलरेडी दूसरी कंट्री में गिरवे रख के पैसे ले लिए थे। तो गोल्ड रिजर्व तो वैसे भी कम था, तो करेंसी प्रिंटिंग ज्यादा हो नहीं सकता। करेंसी प्रिंटिंग करने के लिए गोल्ड का रिजर्व बढ़ाना पड़े, अब गोल्ड बाहर से खरीदता तो अगेन फॉरेन रिजर्व चाहिए, और वो तो हमारे पास है नहीं, वापस जहां थे वहां पे आ गए। करेंसी प्रिंट करनी है, गोल्ड नहीं है, क्या करें। मनमोहन सिंह बोलते हैं हमारे पास गोल्ड नहीं है, पर हमारी कंट्री के हर एक घर में गोल्ड पड़ा हुआ है, इतना गोल्ड जो पूरे वर्ल्ड ने कहीं पे भी नहीं देखा होगा। हम अपने लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपना फिजिकल गोल्ड हमें दे दो, हम बदले में एक सर्टिफिकेट दे देंगे कि आज आपने हमें इतने ग्राम गोल्ड दिया, और हम वादा करते हैं हम हर साल इस पे इंटरेस्ट पे करेंगे, और 5 साल के बाद आपके गोल्ड की जो मार्केट में वैल्यू चल रही होगी उतना पैसा आपको रिटर्न कर देंगे। इन शॉर्ट हमने लोगों के पास से बोरोइंग करने का सोचा बाय वे ऑफ गोल्ड, कि आप अपना गोल्ड दे दो, हम आपको सर्टिफिकेट देंगे और 5 साल के बाद उसका पैसा रिडीम करेंगे, हर साल उस पे इंटरेस्ट भी देंगे। इस स्कीम को बोला गया गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। क्या बोला गया इसको, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम। तो सर ये गोल्ड बॉन्ड जैसा ही हुआ ना, इसमें भी 5 साल के बाद हमें गोल्ड की वैल्यू जितना पैसा मिलेगा, इसमें भी हर साल इंटरेस्ट मिलेगा बराबर। पर गोल्ड बॉन्ड में पैसे दे के बॉन्ड मिलते हैं,
गोल्ड मोनेटाइजेशन में गवर्नमेंट को गोल्ड दे के आपको बॉन्ड मिलते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? पर कौन एक इंस्टॉलमेंट होने जाने रहे इंसान पे यकीन करेगा? लोगों ने गवर्नमेंट पे यकीन नहीं किया। लोग बोले अगर हम गोल्ड दे दिए और कंट्री इंस्टॉलमेंट हो गई तो हमारा गोल्ड भी चला जाएगा, उसके पैसे भी नहीं मिलेंगे। थैंक्स टू दैट किसी ने गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं किया। फाइनली गवर्नमेंट हैड टू अग्री विथ यूएन का कंडीशन। हमें एलपीजी इंट्रोड्यूस करना पड़ा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। वर्ल्ड बैंक ने हमें लोन दी और फिर हम आगे निकल चुके। बट ये स्कीम तो फ्लॉप हो गई। उस वक्त इस स्कीम को सक्सेसफुल बनाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक अमेंडमेंट किया था इनकम टैक्स में। लोगों को प्रमोट करना था कि भाई आप ज्वेलरी मत खरीदो, आप गोल्ड मोनेटाइजेशन में इन्वेस्ट करो। अगर आप अपनी ज्वेलरी फ्यूचर में बेचोगे तो कैपिटल गेन लगेगा, बिकॉज ज्वेलरी इज अ कैपिटल असेट। पर गोल्ड मोनेटाइजेशन के अंदर बॉन्ड खरीद लो, इसे बेचने पे कैपिटल गेन हम नहीं लगाएंगे, बिकॉज इट इज नॉट अ कैपिटल असेट। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन इज नॉट अ कैपिटल असेट, उसकी मैच्योरिटी पे टैक्स लगेगा नहीं। जबकि ज्वेलरी खरीद के बेचोगे तो उसकी मैच्योरिटी पे टैक्स लग जाएगा। फिर भी लोगों ने तो नहीं माना उस चीज को। अब 2015 मोदी गवर्नमेंट आई। अब देखो 1991 का गोल्ड मोनेटाइजेशन तो स्क्रैप हो गया, वो तो चला गया। 2015 में मोदी गवर्नमेंट बोली कंट्री को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंट्री सद्धर है अभी अपनी, पर हम फिर भी गोल्ड मोनेटाइजेशन लाएंगे ताकि लोगों के पास पड़ा हुआ गोल्ड हम लोग लेके करेंसी प्रिंटिंग बढ़ा सके, फॉरेन रिजर्व अच्छा खासा मेंटेन कर सके। अब इस बार गोल्ड मोनेटाइजेशन आया। इस बार इंडिविजुअल लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि आप समझो मेरे और आपके घर में जो भी गोल्ड पड़ा हुआ है, वी ऑल नो इट इज परचेज फ्रॉम ब्लैक मनी, मेजोरिटी ऑफ अस। ब्लैक मनी से ही वो परचेज किया गया है। वो ऑन पेपर के टैक्सेबल लीगल इनकम से गोल्ड कभी भी लोग परचेज नहीं करते, जनरली कैश में परचेज करते हैं। अब ऐसी चीजें अगर हम गवर्नमेंट को दिखाएंगे तो गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि हमारे पास तो ब्लैक मनी पड़ी हुई है। तो लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। सपोर्ट किसने किया? बड़े बड़े ट्रस्ट ने, जिनके पास भर भर के सोना पड़ा है, जिनको लोग डोनेशन में भर भर के सोना देते हैं। इन लोगों ने सपोर्ट किया गवर्नमेंट को, एंड गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015 वाज अ सक्सेसफुल स्कीम। उस वक्त भी गवर्नमेंट ने कंसेशन दिया कि ज्वेलरी बेचने पे टैक्स लगेगा, पर आप गोल्ड मोनेटाइजेशन के अंदर हमें गोल्ड दोगे तो उसकी मैच्योरिटी पे हम लोग टैक्स लगाएंगे नहीं, क्योंकि कैपिटल असेट में से उससे क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। उतना ही नहीं, उसमें हर साल जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट भी क्या कर दिया? एग्जम्प्ट कर दिया। और इसीलिए मैंने साथ में लिखा है इवन इंटरेस्ट इज ऑल्सो एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 15। देखो एक छोटी सी चीज बता दूं, कई लोगों के दिमाग में मिसकंसेप्शंस है। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है, गोल्ड बॉन्ड जो होते हैं उसका इंटरेस्ट टैक्सेबल है। सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड का इंटरेस्ट टैक्सेबल है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम का इंटरेस्ट एग्जम्प्ट है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? तो दिस इज एग्जैक्टली नॉट लाइक सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड, उसकी टैक्सेबिलिटी अलग है, गोल्ड मोनेटाइजेशन की टैक्सेबिलिटी अलग है। पता चल रहा है पीपल? ठीक। चार चीजों को कैपिटल असेट में से निकाल दिया गया। पहला, इन्वेंटरी। दूसरा, पर्सनल मूवेबल असेट। तीसरा, रूरल एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया। चौथा, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। पर कुछ चीजों को वापस एड बैक कर दिया गया। कौन सी चीजों को? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ एनी आर्ट। करेक्ट। गोल्ड मोनेटाइजेशन में गोल्ड गवर्नमेंट को देते हो तभी भी टैक्स नहीं लगेगा, और वो जो गवर्नमेंट ने आपको बॉन्ड दिया वो जब बेचोगे तभी भी टैक्स नहीं लगेगा। बोथ द टाइम इट इज एग्जम्प्ट। तो जो आपने गवर्नमेंट को ज्वेलरी दी, जिसके बदले में गवर्नमेंट ने आपको बॉन्ड दिए, इवन दैट इज ऑल्सो नॉट टैक्सेबल। फ्यूचर के रिडम्पशन के वक्त भी वो टैक्सेबल नहीं है। ओके। अभी एक दूसरा सवाल आया कि मान लो फॉर एग्जांपल आज लेट्स से फेनिल है। फेनिल आज एक कंपनी का सीईओ है, कंपनी उसे निकाल देती है। कंपनी निकालने के वक्त उसको रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन देती है। बोलो फेनिल के लिए रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? फेनिल इज अ सीईओ, कंपनी ने उसे निकाल दिया, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन दिया, कहां पे टैक्सेबल होगा? सैलरी में टैक्सेबल होगा, क्योंकि वो तो कंपनी का एम्प्लॉय है। अब मान लो मैं एक कंसल्टेंट फर्म है, मैं कौन? एक कंसल्टेंसी की फर्म है। एक कंपनी ओपन हुई, कंपनी ने मेरे साथ अग्रीमेंट किया कि मैं इस कंपनी को पूरा मैनेज करेगा, आई एम आउटसाइडर पार्टी। पर एज अ कंसल्टेंट मैं इस पूरी कंपनी को मैनेज करेगा, और वो राइट मुझे दिए गए थ्रू वन अग्रीमेंट। 2 साल के बाद कंपनी को थोड़ा मजा नहीं आ रहा है मेरी कंसल्टेंसी में, तो कंपनी ने बोला कि तू निकल, हम दूसरा कंसल्टेंट लेके आएंगे। मैं बोला अग्रीमेंट ब्रेक कर रहे हो तुम लोग।
और इसके लिए तुम्हें मुझे कंपनसेशन देना पड़ेगा 10 लाख रुपए का। अब ये जो 10 लाख का कंपनसेशन मिला वो मुझे कहां पे टैक्सेबल होगा? कैपिटल गेन, बिकॉज देयर इज वन एक्सप्लेनेशन। प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्लूड राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ एनी इंडियन कंपनी। ये एक्सप्लेनेशन है कि प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्लूड राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ इंडियन कंपनी। और इसीलिए ये राइट आप लोग बेच रहे हो, ये राइट बेचना एक कैपिटल गेन हो गया। सी, इसके लिए मुझे जो हर साल पैसा मिलता था वो पीजीबीपी, कंसल्टेंसी करने के लिए हर साल जो पैसा मिले वो पीजीबीपी, क्योंकि वो मेरी बिजनेस इनकम है। और मैंने अपना ये जो राइट था मेरे पास कि मैं ही इस कंपनी को मैनेज करेगा, ये एक्सक्लूसिविटी जो होती है ना, इंटेंजिबल असेट है, मैंने इसको बेचा। तो दैट्स व्हाई इट इज टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। जो रूटीन इनकम है वो पीजीबीपी में, पर ये ट्रांसफर करने की जो वन टाइम इनकम है वो कैपिटल गेन में जाएगी। तो ये एक्सप्लेनेशन है, प्रॉपर्टी ऑल्सो इंक्लूड राइट ऑफ मैनेजमेंट और कंट्रोल ऑफ एनी इंडियन कंपनी। अच्छा, ज्वेलरी की डेफिनेशन हमने ऑलरेडी देखी। ये केस लॉ सबसे पहला केस लॉ है आपके सिलेबस का। अच्छा नहीं, दूसरा है, ऊपर भी आया वेंकटराम मियाँ वाला, और ये आया हेमंत सिंह जी वाला। ये सब वो जजमेंट बुक में आपको ऐड करते जाने का। टू बी वेरी फ्रैंक, इफ यू विल आस्क मी ऑल्सो कि सर आपको सारे केस लॉ के नाम पता है, आई विल से 50 से 60% पता है। बाकी के 40% नाम तो अभी भी मुझे भी याद नहीं होते। और मुझे क्या, कोई भी फैकल्टी पकड़ लो, कोई भी लीगल पर्सन पकड़ लो, प्रोफेशनल पकड़ लो, किसको ये सारे जजमेंट के नाम एग्जैक्ट याद रहेंगे विद देयर हाई कोर्ट? और उसमें भी कंक्लूजन क्या था, सब एग्जैक्टली तीनों चीजें, कि पार्टी का नाम क्या था, कोर्ट कौन सी थी, जजमेंट कौन सा था। हाँ, दो कोई भी चीज याद रह सकती है, पार्टी का नाम, कंक्लूजन जनरल याद रह सकता है, कोर्ट भी साथ में याद रखनी है तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। पर कुछ ऐसे जजमेंट होंगे जो हमें कंपलसरी याद होंगे। क्यों? क्योंकि वो जजमेंट ऐसे है जो रियल लाइफ में बहुत आते हैं, या एज अ फैकल्टी भी हमें याद होंगे क्योंकि वो क्वेश्चन आंसर्स में भी बहुत आते हैं। तो वो आपको भी कंपलसरी याद रखने का उसका एग्जैक्ट नेम, और वो मैं टिक करवाऊंगा। यानी बाकी सारे जजमेंट आपको कंक्लूजन में लिखने हैं, सेक्शन में लिखने हैं, वो जजमेंट लिस्ट में लिखने हैं, पर उसमें इंपॉर्टेंट होगा कंक्लूजन। तो सर ये जजमेंट लिखते वक्त अगर हमें ये नाम याद नहीं आया तो हम क्या लिखेंगे? एज पर रिस्पेक्टेड कोर्ट जजमेंट, दिस इज द कंक्लूजन, बस। उसमें एपेक्स कोर्ट नहीं लिखने का। एपेक्स कोर्ट बोले तो सुप्रीम कोर्ट, अब अगर वो हाई कोर्ट का जजमेंट हुआ तो ठप्प हो जाएगा आपका। यानी लिखने का एज पर रिस्पेक्टेड कोर्ट जजमेंट, सिंपल, बराबर, अगर नाम याद ना आया तो। आर्यन, ऐसा 1.5 किलोमीटर बड़ा मुंह खुला था आपका, आपको पता है अभी यहाँ पे। तो ये ज्वेलरी की डेफिनेशन वगैरह हमने देखी। अब सवाल आता है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया इज नॉट ए कैपिटल असेट। तो सवाल आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड? तो जवाब भी इंटरेस्टिंग उन्होंने दिया, विच इज नॉट अ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। जो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है वो क्या हो जाएगी? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। तो अब सवाल आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड? अब वो उन्होंने डिफाइन किया है। यानी मुझे बताओ, अब जो मैं डेफिनेशन आपको पढ़ाने जा रहा हूं, अगर मेरी जमीन उस डेफिनेशन में कवर हो जाती है तो उसे बेचने पे टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों? क्योंकि मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड, और अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड इज अ कैपिटल असेट। जो जमीन इस परव्यू के बाहर होगी उसको क्या बोलेंगे? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, और उसे बेचने पे टैक्स लगेगा नहीं। तो सवाल आता है, व्हाट इज अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड? देखो, दो चीजों में इसका जवाब बाइफरकेटेड है। पहले इन्होंने क्या बोला, कोई भी सिटी, कोई भी टाउन जिसमें एक म्युनिसिपैलिटी होती है। अब देखो, दो तरीके के छोटे टाउन होते हैं, एक ऐसा टाउन जिसमें पंचायत होता है, वो जो सरपंच वगैरह की सिस्टम होती है अभी भी, और दूसरा ऐसा जो प्रॉपर एक लोकल अथॉरिटी होती है जिसके ऊपर, म्युनिसिपैलिटी। अब म्युनिसिपैलिटी है, इसका मतलब वो एक प्रॉपर टाउन हुआ, वो एक प्रॉपर सिटी हुई। और अगर वो सिटी या टाउन ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है, कितनी पॉपुलेशन है उसकी? 10,000 या उससे ज्यादा, उसके अंदर जितनी भी जमीन है उसको बोल देने का अर्बन लैंड। यानी फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ टाउन जिसकी पॉपुलेशन है 11,000 और उस पर म्यूनिसिपालिटी का राज चलता है, बोलो उसके अंदर की सारी जमीन को क्या बोलेंगे? अर्बन लैंड, उसको रूरल बोलने का नहीं। मान लो एक टाउन है जिसपे म्यूनिसिपालिटी है, पॉपुलेशन है 9,000, उसके अंदर की जमीन को क्या बोलने का? रूरल लैंड बोलने का, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा नहीं है। तो एनी सिटी और टाउन जिसकी पॉपुलेशन 10,000 या उससे ज्यादा है और जिसके ऊपर म्यूनिसिपालिटी है, वो हो जाएगी अर्बन लैंड। अब मुझे एक चीज बताओ, फॉर एग्जांपल मुंबई की बात करें,
तो ऑब्वियसली किसी खोपचे में भी 10,000 से ज्यादा। तो मुंबई एज अ सिटी तो क्या हो गया, अर्बन एरिया हो गया, और उसके अंदर की जो जमीन है वो भी क्या हो गई, अर्बन लैंड हो गई। क्या इसका मतलब ऐसा कि जैसे ही सिटी खत्म होगी वैसे तुरंत खेती करना शुरू कर दो, ये रूरल एरिया हो गया? नहीं ना। सिटी के बाहर थोड़े टाइम तक हाईवे होता है, जिसमें अभी भी हमें थोड़ा अर्बनाइजेशन दिखता है, उसके बाद जाके रूरल एरिया चालू होता है। तो सिटी के अंदर की जमीन तो अर्बन, उसके बाहर भी थोड़े किलोमीटर तक जमीन जो होगी वो अर्बन। अब कितने किलोमीटर तक बाहर की जमीन अर्बन? तो उन्होंने बोला ये देखो कि उस सिटी के अंदर पॉपुलेशन कितनी है। अगर उस सिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है पर 1 लाख या उससे कम है, तो सिटी के बाहर 2 किलोमीटर तक की जमीन भी अर्बन। यानी लेट्स से देयर इज वन सिटी, और इस सिटी की पॉपुलेशन है 13,000। चलो मुझे बताओ, इस सिटी के रिलेटेड कौन सी जमीन अर्बन होगी? मैं पूछूं उसका जवाब दो। क्या ये सिटी के अंदर की जमीन अर्बन होगी? हाँ। इस सिटी के बाहर कितने किलोमीटर तक की जमीन अर्बन होगी? 2 किलोमीटर। अच्छा, अगर मेरी जमीन सिटी के तीसरे किलोमीटर पे सिचुएटेड है, सिटी के बाहर तीसरे किलोमीटर पे, तो ये अर्बन हुआ कि रूरल हुआ? तो ये रूरल होगा। अगर वो एग्रीकल्चरल लैंड होगा तो इट विल बी कॉल्ड एज रूरल एग्रीकल्चरल लैंड, और उसे बेचने पे टैक्स लगेगा नहीं। पर अगर मेरी जमीन है सिटी के बाहर पर 2 किलोमीटर के अंदर है, तो उसको क्या बोलने का, अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। अच्छा, अब अगर ये पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है पर 10 लाख या उससे कम, तो ये 2 किलोमीटर की जगह 6 किलोमीटर तक वो जमीन अर्बन होगी, क्योंकि जैसे सिटी की पॉपुलेशन ज्यादा, उसके बाहर भी अर्बनाइजेशन ज्यादा एरिया तक चलता है। एंड द मोमेंट पॉपुलेशन 10 लाख के ऊपर हो गई, तो सिटी के बाहर 8 किलोमीटर तक की जमीन अर्बन। तो फिर सिटी के अंदर की जमीन तो सारी अर्बन रहने वाली है, पर सिटी के बाहर कितने किलोमीटर तक अर्बन होगी उसके लिए देखो सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। अगर सिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा पर 1 लाख तक, तो अप टू 2 किलोमीटर। 1 लाख से 10 लाख है तो 6 किलोमीटर, 10 लाख के ऊपर है तो 8 किलोमीटर। सवाल आता है पॉपुलेशन कब की देखने का, जब असेट बेच रहे हो तब की। यानी मैं गिनने जाऊं कितने लोग हैं इस सिटी में? नहीं। मैं तो गवर्नमेंट के डेटा पे विश्वास करेगा, गवर्नमेंट का रिकॉर्ड यानी सेंसस। और लास्ट सेंसस हमारा आया है 2011 में। तो ये जो पॉपुलेशन है वो कब की देखने की, 2011 के सेंसस के हिसाब से देखने की। 2021 में आनी चाहिए थी सेंसस, पर गवर्नमेंट को टाइम नहीं मिला लोगों को गिनने का, इसलिए अभी तक गिना नहीं है। तो 2011 वाज द लास्ट सेंसस। तब से लेकर अब तक बीच में तो 2-3 लॉकडाउन आ गए, पता नहीं पॉपुलेशन कब इधर की उधर ही हो गई होगी। बट स्टिल यहाँ पे हम लोगों को तो लास्ट सेंसस पे ही विश्वास करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे लिख देना पॉपुलेशन एज पर लेटेस्ट सेंसस। अच्छा, सवाल आया है कि सर मान लो मेरी एक जमीन है। अच्छा हाँ, बाय द वे, ये एनएलटी क्या लिखा है मैंने देखो, एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ म्युनिसिपैलिटी हैविंग पॉपुलेशन नॉट लेस देन, एनएलटी का फुल फॉर्म नॉट लेस देन 10,000। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। छोटे बच्चे नहीं है आई नो, फिर भी इंपॉर्टेंट था बोलना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000। अभी सवाल एक आया है कि सर मेरी जमीन सिटी के बाहर है, अब पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख है, तो कितने किलोमीटर तक अर्बन, 2 किलोमीटर। अब मेरी जमीन का टुकड़ा 2 किलोमीटर के अंदर चालू हुआ, पर मेरी जमीन इतनी बड़ी है कि खत्म होते होते वो 2 किलोमीटर के बाहर चली गई। यानी थोड़ी जमीन अर्बन एरिया में है, थोड़ी जमीन रूरल रूरल एरिया में है। अब इसको अर्बन बोलने का कि रूरल बोलने का, या हाफ हाफ? हाफ हाफ तो चलो बकवास ऑप्शन। अर्बन के रूरल, अर्बन, थोड़ा भी अर्बन टच आ गया तो वो जमीन आपकी अर्बन मानी जाएगी। पर पर इस केस में व्हाट वी एडवाइस टू अवर क्लाइंट, देयर आर सो मेनी क्लाइंट जिनको ऐसा प्रॉब्लम होता है। जैसे अहमदाबाद में मैं रहता हूँ, मेरी प्रैक्टिस अहमदाबाद में, तो क्लाइंट अहमदाबाद के आते हैं, अहमदाबाद के बाहर 8 किलोमीटर तक अर्बन रहता है, उसके बाहर रूरल होता है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी जमीन 8 किलोमीटर के अंदर चालू हुई, खत्म होते होते 8 किलोमीटर के बाहर चले गए। तो मैं उन्हें बोलता है जमीन बेचने से पहले ऑन पेपर इसके दो टुकड़े करवा दो। इस जमीन, ये जमीन ऑन पेपर एक जमीन है, इसको दो जमीन बना दो, कि भाई एक लेवल तक की जमीन नंबर 1 हो गई, और दूसरे को बोल दो जमीन नंबर 2, और दोनों का अलग अलग सेल अग्रीमेंट करो।
ताकि जो अर्बन एरिया की जमीन है उस पे ही सिर्फ टैक्स लगेगा, जो रूरल एरिया की जमीन है उस पे टैक्स लगेगा नहीं। तो इस हिसाब से हम ऑन पेपर इसका बाइफर्केशन भी करवा सकते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? ओके। प्रोवाइडेड वो एग्रीकल्चरल लैंड होनी चाहिए। अगर उस पे एनए करवाया हुआ है, उसको नॉन एग्रीकल्चरल में ट्रांसफर करवा दिया है, तो ये सब मगजमारी नहीं करने की, क्योंकि उसको रूरल बोलने के बाद भी वो रहेगा तो कैपिटल असेट, क्योंकि वो एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है, वो नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है। ओके, तो सर एग्रीकल्चरल नॉन एग्रीकल्चरल कैसे पता चलता है? वहां पे खेती होगी तो एग्रीकल्चर, खेती नहीं होगी तो नॉन एग्रीकल्चर, ऐसा बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में वो जमीन क्या है, एग्रीकल्चर की नॉन एग्रीकल्चर, वो देखने का। तो एज पर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड वो क्या है, वो खेती हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, इट शुड बी बाय गवर्नमेंट रिकॉर्ड। हाउ डू वी चेक इट्स डिस्टेंस फ्रॉम लोकल लिमिट? एनी गवर्नमेंट वेबसाइट? नहीं, गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है सबसे बकवास। वो जो जमीन है वो जिस गांव में है या वो जिस टाउन में है, वहां की आपको अथॉरिटी जो होती है उसकी ऑफिसेज होती है, कलेक्टर ऑफिस। वो कलेक्टर ऑफिस में जाके ये सब पूछना पड़े कि भाई ये मेरी जमीन है तो कितने किलोमीटर पे आई, वो बताओ। तो वो बताएगा आपको फिर ऐसा। ओके, ये पता चल रहा है सबको? अब यहाँ पे लिखो, रिफर एग्जाम्पल ऑन पेज नंबर। आपकी जो कैपिटल गेन की मॉड्यूल है उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। वेट, मैं पेज नंबर लिखवाता हूँ। हाँ, पेज नंबर है 4.4। पेज नंबर है 4.4। देखो मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन को मैं अपनी नोट्स में ही एक अलग क्वेश्चन बुक बना के दे सकता था आपको, और ये बोल सकता था कि देखो मैं इतने सारे क्वेश्चंस आपको अलग से दे सकता हूँ। पर ये करने से अच्छा मैंने सोचा मेरी भी मेहनत बचा लूँ और आपका थोड़ा अच्छा करूँ, और इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन मॉड्यूल में ही रखे हैं, ताकि एटलीस्ट आप मॉड्यूल ओपन करो, मॉड्यूल के क्वेश्चन आंसर्स रिफर करो, मॉड्यूल की लैंग्वेजेस को भी समझो। एंड दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कि हम ये क्वेश्चन सीधा मॉड्यूल से ही रिफर करेंगे। इसकी लिंक भी मैंने शेयर कर दी है ये सारे मॉड्यूल की। एंड दिस इज योर अटेम्प्ट का मॉड्यूल, लेटेस्ट मॉड्यूल है। ओके, योर अटेम्प्ट बोले तो ऑब्वियसली नवंबर 24 तक की ये मॉड्यूल है, आपका May 25 नवंबर 25 है। पर वो मॉड्यूल आने में तो लगभग लगभग दिसंबर हो जाएगा, तब तक हमारा डीटी भी खत्म हो जाएगा। और हर साल की मॉड्यूल में कोई चेंजेस नहीं होते एक्सेप्ट अमेंडमेंट्स, क्वेश्चन वहीं के वहीं रहते हैं, जनरली पेज नंबर भी चेंज नहीं होते, और इसलिए आप यही मॉड्यूल रिफर कर सकते हो। अब इसमें एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या है, एरिया डिफाइन किया गया है, फिर ये बोला गया है व्हाट इज द शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस फ्रॉम द लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी कैंटोनमेंट बोर्ड, यानी कि मेरी जमीन सिटी के बाहर कितने किलोमीटर पे आई है वो, उस सिटी की पॉपुलेशन एज पर द लास्ट सेंसस क्या है वो, और इसके हिसाब से क्वेश्चन क्या पूछा, इज द लैंड सिचुएटेड इज अ कैपिटल असेट और नॉट। यानी इन लोगों ने हमें अर्बन लैंड है कि नहीं वो पूछा है, कि रूरल लैंड है कि नहीं वो। अर्बन लैंड, क्योंकि उन्हें पूछा है वेदर इट इज अ कैपिटल असेट, और अर्बन लैंड इज अ कैपिटल असेट नॉट रूरल लैंड, तो हमें ये बताना है कि ये कैपिटल असेट है कि नहीं है, ये अर्बन लैंड है कि नहीं है। चलो, मेरी सिटी की पॉपुलेशन है 9,000। अब देखो, सिटी के अंदर पॉपुलेशन ही 10,000 से कम है, तो उसके अंदर की जमीन भी क्या हो जाएगी, रूरल। तो बाहर की जमीन भी क्या हो जाएगी, रूरल। तो ये जमीन तो अर्बन लैंड नहीं है। अब मान लो सिटी के अंदर पॉपुलेशन है 12,000। चलो बताओ, सिटी के बाहर कितने किलोमीटर तक जमीन अर्बन रहती है? 2 किलोमीटर। और मेरी जमीन सिचुएटेड है 1.5 किलोमीटर पे, अर्बन के रूरल, अर्बन, और इसलिए ये अर्बन है। पॉपुलेशन है 11 लाख, बताओ कितने किलोमीटर तक अर्बन रहेगा? 8 किलोमीटर। और मेरी जमीन दूसरे किलोमीटर पे आई, अर्बन के रूरल, अर्बन। 80,000 की पॉपुलेशन है, 10,000 से लेकर 1 लाख तक। तो कितना किलोमीटर, 6 किलोमीटर के 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। 1 लाख से 10 लाख में 6 जाता है, 10,000 से 1 लाख हो तो 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर तक अर्बन। और ये तीसरे किलोमीटर पे सिचुएटेड है। बोलो, यहाँ पे 2 किलोमीटर तक अर्बन रहती है 10,000 से 1 लाख तक, और ये जो जमीन है वो 3rd किलोमीटर पे सिचुएटेड है, तो ये क्या बन गई, रूरल बन गई। और इसीलिए कैपिटल असेट नहीं है, क्योंकि ये 2 किलोमीटर के बाहर है, तो ये रूरल हो गई, और इसलिए अर्बन लैंड बोली जाएगी नहीं। सीए इंटर में भी ये सेम था।
बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन आंसर्स है जो कैपिटल गेन और पीजीबीपी में सीए इंटर के ही है, तो भी यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। 3 लाख की पॉपुलेशन है, 1 लाख से 10 लाख की पॉपुलेशन, बोलो कितने किलोमीटर तक अर्बन रहती है? 6 किलोमीटर। और ये कितने किलोमीटर पे सिचुएटेड है? चौथे किलोमीटर पे, तो ये क्या हो गया? अर्बन। चलो 12 लाख की पॉपुलेशन, कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। कितने किलोमीटर पे सिचुएटेड है? 5वें किलोमीटर पे, ये क्या हो गया? अर्बन हो गया। 8,000 की पॉपुलेशन, कितने किलोमीटर तक अर्बन? कुछ नहीं, ये 10,000 से भी कम है, सीधा बोल देने का रूरल, ये अर्बन नहीं है। 4 लाख की पॉपुलेशन, 1 लाख से 10 लाख, कितने किलोमीटर तक अर्बन? 6 किलोमीटर। और ये 7वें किलोमीटर पे है, 6 किलोमीटर के बाहर, ये क्या हो जाएगा? रूरल हो जाएगा। 10,50,000, कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। अब मेरी जमीन एग्जैक्ट 8वें किलोमीटर पे है, तो अर्बन के रूरल, ऐसे थोड़ा भी टची टची हो गया तो अर्बन, थोड़ा भी उस लिमिट में आ गया तो अर्बन, एंड दैट्स व्हाई दिस लैंड इज व्हाट? अर्बन। अच्छा, 15 लाख की पॉपुलेशन है, बोलो 10 लाख से ज्यादा, कितने किलोमीटर? 8 किलोमीटर। मेरी जमीन 9वें किलोमीटर पे है, अर्बन के रूरल? रूरल। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके। ये जो रूरल अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड की डेफिनेशन है, अच्छे से पढ़ो, और एक मिस्टेक है जो आइडेंटिफाई करके देना है। एनालिज दिस एंड टेल मी द मिस्टेक। नॉट बाय मी, मिस्टेक इज बाय एक्ट। व्हाट्स द मिस्टेक? एकदम ऐसे माइनर मिस्टेक है, पर है। नहीं, एंड और तो मैंने लिखा है, यानी इसमें अंदर कवर हुआ या बाहर कवर हुआ, दोनों अर्बन है, ऐसा। तो ये और की जगह आप एंड भी समझ नहीं, अर्बन है, दैट इज तो ओके। जो मिस्टेक है वो यहाँ पे है। ये है 10,000 या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन, तो उसके अंदर की सारी जमीन अर्बन। अब जब आउटर साइड 2 किलोमीटर देखने का बोला, तो सिर्फ वर्ड यूज किया ग्रेटर देन 10,000। तो अगर मान लो कोई ऐसा नमूना सिटी निकला जिसमें एग्जैक्ट 10,000 की पॉपुलेशन आई, तो उसके अंदर की जमीन तो अर्बन बोलने का, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है। पर उसके बाहर की जमीन को अर्बन नहीं बोलने का, क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन है। और ये क्लियर कट क्लैरिकल एरर है जो एक्ट मेकर ने की हुई है। पर हाँ, ये भी एक फैक्ट है कि कौन सा ऐसा सिटी होगा जहां पे एग्जैक्ट 10,000 होगा। एक दो तो इधर उधर होते ही है। तो दैट इज फाइन, इसलिए रियल लाइफ में कोई इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि इसमें कोई कवर ही नहीं होता है एग्जैक्ट ऐसा। पर ये तो सिर्फ बोलने की बात है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ऐसा एनालिटिकल माइंड हर जगह पे होना चाहिए। कहाँ पे ग्रेटर देन है, कहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू है। आईसीआई को मजा आता है ऐसी चीजों में। वो जहां पे ग्रेटर देन होगा ना, वहां पे आपको इक्वल टू वाला क्वेश्चन पूछ लेगी, ताकि आप लोग, हाँ ये लिमिट है, बराबर है, अरे ग्रेटर देन था क्या, इक्वल टू, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको। हाँ। अब ये सर छोटा सा दिमाग होता है, कहाँ पे ये सारी चीजें घुसेगी घुसेगी। आपके पहले सब लोगों को घुस गई ना दिमाग में चीजें, आपको भी घुसेगी, ठीक है। तो कैपिटल एसेट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में है? 2 क्लॉज 14। अच्छा, पॉपुलेशन में जो हॉस्टल्स वगैरह में रहने आते हैं वो पॉपुलेशन में ऐड होते हैं? नहीं ऐड होते। इफ यू नो, आप तो, आई डोंट नो सेंसस का हिस्सा बने कि नहीं, सेंसस वाले जब घर पे आते हैं ना, तो ये भी पूछते हैं व्हाट इज योर ओरिजिनल सिटी। और आपकी पॉपुलेशन उस सिटी के अंदर मानी जाती है, नॉट इन द सिटी इन विच यू आर लिविंग एज ऑफ नाउ। हाँ, अगर आप बोलो ही झूठ कि नहीं मैं तो इसी सिटी का है, तो फिर आप इसी सिटी की पॉपुलेशन में आ जाओगे। पर देन वट एवर यू विल से टू दैट पर्सन, बेस्ड ऑन दैट इट विल डिफाइन। डेफिनेशन में तो कुछ है ही नहीं, डेफिनेशन में एंड या और नहीं है, डेफिनेशन में दोनों तरीके की जमीन अर्बन ऐसा बोला है, तो आप ये समझ लो कि दिस इज एंड इन बिटवीन। इसका मतलब ये नहीं है कि या तो अंदर की जमीन या तो बाहर की जमीन अर्बन, नहीं, इसका मतलब अंदर की जमीन भी अर्बन और बाहर के इतने किलोमीटर तक की जमीन भी अर्बन, तो दैट इज एंड इन बिटवीन। ओके। अभी क्या कैपिटल असेट होने से कैपिटल गेन अट्रैक्ट हो गया? नहीं, कैपिटल असेट होने के बाद उसका ट्रांसफर होना चाहिए, तब जाके कैपिटल गेन अट्रैक्ट होगा। यानी दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड अब क्या आएगा? ट्रांसफर। ट्रांसफर की जो डेफिनेशन है वो कौन से सेक्शन में है? 2 क्लॉज 47, इंपॉर्टेंट सेक्शन। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा मैं हर सेक्शन को इंपॉर्टेंट टिक करवा रहा हूं, क्योंकि स्टार्टिंग के सेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो व्हाट इज ट्रांसफर? 2 क्लॉज 47।
मैं एक लाइन बोल रहा हूं, सेल इज अ ट्रांसफर, ट्रांसफर डू नॉट मीन ओनली सेल। क्या बोला? सेल इज अ ट्रांसफर, ट्रांसफर डू नॉट मीन ओनली सेल, क्योंकि उसके अंदर बाकी बहुत सारी दूसरी भी इवेंट है। टोटल 7 इवेंट है, सॉरी 7 इवेंट है, विच इज कॉल्ड एज ट्रांसफर। और ये सातों इवेंट में कैपिटल गेन अट्रैक्ट हो जाता है। सबसे पहली इवेंट कौन सी? सेल, एक्सचेंज, relinquishment ऑफ असेट। क्या बोल रहा हूं? सेल, एक्सचेंज, relinquishment ऑफ असेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? ये क्या वाहियात चीज बोली, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल, बताओ ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? सेल यानी क्या? ये सोगा होगा यहाँ पे अप्लाई नहीं होता रे, वो सब उसके घर पे, अपने लिए सब अलग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल? ट्रांसफर फॉर कंसिडरेशन, गलत। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, दैट इज अ ट्रांसफर, दैट इज नॉट सेल। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का मतलब तो ट्रांसफर है, फ्री में कोई चीज ओनरशिप ट्रांसफर की, वो भी तो ट्रांसफर हो गया, सेल थोड़ी हुआ वो। तो सेल का मतलब क्या? सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एनी वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन इज सेल। क्या बोल रहा हूं? एनी वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फॉर मॉनेटरी कंसिडरेशन इज सेल। वॉलेंटरी बेचोगे तो सेल है, कंपलसरी किसी ने आपकी चीज हड़प ली तो वो कोई और इवेंट बन जाती है जो इसका टैक्सेशन अलग है। और अगर वॉलेंटरी चीज बेची तो वो सेल बोला जाएगा, उसका टैक्सेशन अलग तरीके से होता है। अच्छा, कंसिडरेशन मॉनेटरी भी मिल सकता है, नॉन मॉनेटरी भी मिल सकता है। बेटा अगर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला तो वो एक्सचेंज हो गया, दैट इज एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम। अगर मॉनेटरी कंसिडरेशन मिला तो उसको क्या बोलने का? सेल। तो सेल का मतलब है वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ असेट फॉर अ मॉनेटरी कंसिडरेशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सचेंज? कैन आई से वॉलेंटरी ट्रांसफर ऑफ एनी असेट फॉर नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन? कैन आई से एक्सचेंज का यही तो फर्क है, सेल और एक्सचेंज में यही फर्क है। सेल में पैसे मिलते हैं, एक्सचेंज में मुझे सामने दूसरी कोई असेट मिलती है। देखो एक सिंपल एग्जांपल देता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल लेट से अपना ये है, क्या बोलते हैं, ये है विश्रुत है फॉर एग्जांपल। अब ये जो विश्रुत है और इसके सामने है आर्यन। विश्रुत ने आर्यन को लेट से अपना गोल्ड दिया, गोल्ड की मार्केट वैल्यू 1 लाख थी। तो सामने आर्यन ने विश्रुत को देने के लिए पैसे नहीं थे, तो बदले में सिल्वर दे दिया, उसके पास चांदी पड़ी थी तो चांदी दे दी सामने। चांदी की वैल्यू भी 1 लाख थी, तो ही तो वो एक्सेप्ट करेगा विश्रुत, कम पैसा क्यों एक्सेप्ट करेगा? तो 1 लाख का गोल्ड गया, सामने 1 लाख का सिल्वर आया, क्या ये एक्सचेंज हुआ? हाँ एक्सचेंज तो हुआ ही ना, क्योंकि नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन आ रहा है। माई डाउट इज यहाँ पे किसको कैपिटल गेन आएगा? कैपिटल गेन किसको आएगा? विश्रुत को कि आर्यन को? कि दोनों को? दोनों को। थिंक फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ विश्रुत। विश्रुत ने क्या ट्रांसफर किया? गोल्ड। गोल्ड इज अ ज्वेलरी, ज्वेलरी इज अ कैपिटल असेट, कंडीशन नंबर 1 फुलफिल्ड। विश्रुत ने कौन सा इवेंट किया? एक्सचेंज, एक्सचेंज इज अ ट्रांसफर, तो कैपिटल असेट ट्रांसफर हुआ, कैपिटल गेन अट्रैक्ट हो गया। सिमिलर मैनर में सोचो, आर्यन ने क्या ट्रांसफर किया? सिल्वर, तो कहने से सिल्वर भी तो ज्वेलरी है, वो भी तो कैपिटल असेट है। और ये कौन सा इवेंट है? एक्सचेंज, तो ये भी तो ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे दोनों को कैपिटल गेन लग जाएगा। पर अभी ना एक डाउट आएगा, सर 1 लाख की असेट गई, सामने 1 लाख की असेट मिली, तो ये तो जीरो जीरो हो गया ना। ऐसा वाहियात सोचा है ना, कुएं में फेंक देगा मैं आपको। जो कंसिडरेशन मिला उसके साथ थोड़ी कंपेयर करना होता है। कंपेयर ये करो कि विष्णु ने गोल्ड खरीदा कितने में था। लेट्स से उसने खरीदा था 40,000 में बरसों पहले, और आज बदले में 1 लाख का सिल्वर मिल रहा है, तो इसका कैपिटल गेन होगा 60,000 का। सिमिलरली ये सोचो कि आर्यन ने चांदी कितने में खरीदी थी, लेट्स से उसने चांदी खरीदी थी 25,000 में, सामने आज उसे 1 लाख का मार्केट वैल्यू के हिसाब से गोल्ड मिल रहा है, तो इसका टैक्सेबिलिटी कितना होगा? 75,000। कैपिटल गेन इज ऑल अबाउट डिफरेंस ऑफ कॉस्ट एंड ट्रांसफर प्राइस। इट इज नॉट अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट यू रिसीव्ड एंड व्हाट यू गिव, वो तो ऑलवेज जीरो जीरो ही होगा ना, उस केस में कैपिटल गेन कभी भी नहीं आएगा फिर। तो हमेशा कॉस्ट के साथ कंपेयर करना होता है। ये समझ में आ रहा है पीपल? आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस, यस और नो?
अच्छा, अभी दूसरा एक एग्जांपल देता हूं। मान लो देयर इज अ पर्सन जून, देयर इज अनदर पर्सन जूली। मान लो जून ने जूली को फॉर एग्जांपल अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड दिया, बदले में जूली ने जून को रूरल एग्रीकल्चरल लैंड सामने उतनी ही वैल्यू का दे दिया। बताओ किसको कैपिटल गेन होगा? जून जूली या बोथ? सिर्फ जून को कैपिटल गेन होगा। क्यों? जून ने क्या ट्रांसफर किया? अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड विच इज अ कैपिटल असेट, ट्रांजेक्शन इज एन एक्सचेंज, दैट इज अ ट्रांसफर, कैपिटल गेन अट्रैक्ट हो गया। जूली ने क्या ट्रांसफर किया? रूरल एग्रीकल्चरल लैंड विच इज नॉट अ कैपिटल असेट, कैपिटल गेन की कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का नहीं। समझ में आ रहा है पीपल? यानी ये दोनों चीजें टैली होनी चाहिए। तो पहला था सेल, दूसरा क्या आया? एक्सचेंज, तीसरा आया रेलिंक्विशमेंट ऑफ असेट। रेलिंक्विशमेंट का मतलब क्या है? रेलिंक्विशमेंट का मतलब है टू गिव अप दी असेट, टू गिव अप। अच्छा, मैं जब कोई कंसेप्ट आपको यहां पे समझा रहा हूं ब्लैंक पेजेस पे, डोंट डेयर टू रीड द टेक्स्ट बुक फर्दर, क्योंकि उससे आपका माइंड डेवलप नहीं होगा, उससे आपका सिर्फ रिटेंशन पावर मजबूत होगा। और हमें चीजें याद नहीं रखनी है, पहले समझनी है फिर याद रखनी है, वरना हर एक चीज रट्टा लगाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे सारी चीज समझो फिर आगे जाएंगे। रेलिंक्विशमेंट का मतलब क्या है? रेलिंक्विश करना यानी किसी भी चीज को गिव अप करना, किसी भी चीज को वेव करना। क्या आज तक मेरी असेट थी, जा कल से तेरी असेट हो गई। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड रिलिंक्विशमेंट? निखिल आपने क्या सोचा और हंसे आप? ठीक है, जाने दो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड रिलिंक्विशमेंट? सेल इज फॉर अ कंसिडरेशन, जबकि रिलिंक्विशमेंट इज नॉट फॉर अ कंसिडरेशन, इट इज विदाउट कंसिडरेशन। एटलीस्ट एज ऑफ नाउ कोई कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है। सेल और उसमें यही फर्क है, सेल में कंसिडरेशन मिलता है, रिलिंक्विशमेंट में कंसिडरेशन मिलता नहीं है। आज फॉर एग्जांपल, लेट्स से देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म। निखिल ने एक पार्टनरशिप फर्म ओपन की, निखिल और आयुष दोनों इसमें पार्टनर है। अब अच्छी चल रही है फर्म, मुझे भी उस फर्म में पार्टनर बनना है। मैं गया निखिल के पास और मैंने बोला कि आई वांट टू बी अ पार्टनर इन योर फर्म। निखिल बोलता है हमारी बसाई हुई पार्टनरशिप फर्म में ऐसे ही थोड़ी पार्टनर बनने देंगे, पहले हमने जितना पैसा कमाया उतना तुम भी पैसा लेके आओ, इक्वल बनो हमारे जितना, फिर पार्टनर बनने देंगे। तो मैंने बोला पैसे नहीं है। निखिल बोला हाँ पर तुम्हारी जमीन तो है ना, वो पार्टनरशिप फर्म के नाम कर दो। मैं बोला चलो ये ठीक है। बहुत सारी बार ऐसे एडजस्टमेंट आपने इंटर में किए थे। पार्टनर एडमिटेड विथ असेट ऑफ ₹1 लाख, जर्नल एंट्री भी पास करते थे, असेट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। क्या आपने पार्टनर को ये जमीन का आज के आज कोई पैसा दिया? नहीं। पार्टनर ने अपनी असेट फर्म के नाम कर दी विदाउट एनी कंसिडरेशन। इसको क्या बोलते हैं? रेलिंक्विशमेंट ऑफ असेट। और ये रेलिंक्विशमेंट भी क्या है? ट्रांसफर है। इस पे भी क्या लगेगा? कैपिटल गेन लगेगा। किसको? पार्टनर को कि फर्म को? रिलिंक्विशमेंट किसने किया? पार्टनर ने, तो कैपिटल गेन भी किसको लगेगा? पार्टनर को। पर सर पार्टनर बेचारा, उसने कोई पैसा रिसीव नहीं किया, तो भी टैक्स भरने का। मैंने बोला था पैसे रिसीव ना कर। और दूसरा, तेरा मॉनेटरी कंसिडरेशन कोई नहीं है, तुझे फर्म ने पार्टनर बनने दिया ना, ये तेरा वन ऑफ द बेनिफिट हो गया। तो बेनिफिट कुछ ना कुछ तो है, पैसों के नजरों में नहीं है, कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिला ना, और इसीलिए तुझे टैक्स तो भरना पड़ेगा। और इसीलिए देखो यहाँ पे तीन चीजें आई: सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट ऑफ असेट। दिस ऑल थिंग्स आर कॉल्ड एज ट्रांसफर। अच्छा, दूसरा क्या आया? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। क्या बोला? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलिंक्विशमेंट? गिव अप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सटिंग्विशमेंट? गिव अप। दोनों का मतलब है गिव अप। तो दोनों का मतलब एक ही है, तो दो अलग अलग चीज क्यों है? टेल मी, व्हाट इज द डिफरेंस इन रिलिंक्विशमेंट ऑफ असेट एंड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट? फर्क क्या? क्लियर कट फर्क है क्या? रिलिंक्विशमेंट असेट का होता है, एक्सटिंग्विशमेंट राइट्स का होता है। आज मेरे पास कोई असेट है और मैं उसको गिव अप करूं, दैट इज रिलिंक्विशमेंट, दैट इज अ ट्रांसफर। आज मेरे पास कोई असेट नहीं है, असेट खरीदने का अधिकार है, और मैं वो राइट को गिव अप कर
दूं कि हाँ जा, मुझे नहीं खरीदनी असेट, तेरे नाम पे ये राइट ट्रांसफर कर दिया, इसको भी बोलते हैं ट्रांसफर। एक सिंपल एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल आज मेरे पास लेट से एमआरएफ के शेयर्स है। एमआरएफ के लेट से मेरे पास 100 शेयर पड़े हुए हैं। हाँ यार, नसीब इतना खराब, ये स्प्लिट होने से पहले बेच दिए थोड़े बहुत। आज एमआरएफ के 100 शेयर है मेरे पास, और ये जो शेयर्स है, कंपनी ने लेट से इसमें राइट शेयर अनाउंस किया। राइट शेयर कंपनी ने अनाउंस किया 2:5 के हिसाब से। बता, मुझे कंपनी ने कितने शेयर खरीदने का अधिकार दिया? 2:5 के हिसाब से राइट शेयर मिलेगा, तो कितने शेयर खरीदने का मेरे पास राइट है? 40। 40 राइट शेयर में खरीद सकता हूं। अभी राइट शेयर में कंपनी मुझे मार्केट के जितना पैसा मेरे पास से लेगी कि ज्यादा पैसा लेगी? हाँ, कम पैसा लेगी। भगवान, कम पैसा लेगी। राइट शेयर में कम पैसा लिया जाता है। तो मान लो मार्केट में इस शेयर का प्राइस चल रहा है 1,30,000। कंपनी बोली हम तुझे ये 40 शेयर खरीदने देंगे एट 90,000 रुपीज। ये तो अच्छा है, मार्केट से शेयर खरीदू, उससे अच्छा कंपनी के पास से राइट शेयर खरीदूंगा। 90,000 दे के भी 1,30,000 का ही शेयर मिलने वाला है, तो ये तो फायदा हुआ मेरे लिए। पर मेरे पास आज लिक्विडिटी नहीं है कि मैं इतने शेयर खरीद सकूं, तो ये राइट शेयर खरीदने का ऑफर मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। पर मुझे बताओ, तो क्या ये ऑफर मेरा वेस्ट हो गया? नहीं, मैं इस राइट को किसी के नाम पे रिनाउंस कर सकता हूं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिनाउंस? मैं किसी और को ये राइट बेच सकता हूं। मान लो ये राइट मैंने फॉर एग्जांपल सोनल को बेच दिए, और सोनल को मैंने बोला पर शेयर अगर तू मुझे 10,000 रुपया देने को रेडी है, तो मैं तेरे को ये 40 शेयर खरीदने का राइट ट्रांसफर करता हूं। अब सोनल क्या सोचेगी? मार्केट में शेयर का प्राइस 1,30,000 है, यानी अगर मैं मार्केट से शेयर खरीदेगी तो 1,30,000 में शेयर आएगा। उससे अच्छा मैं काम करती है, सर के पास से 10,000 रुपया दे के राइट खरीद लेती है, और वो राइट लेके कंपनी के पास जाके 90,000 में शेयर खरीद लेगी। तो भी पर शेयर मेरा अल्टीमेट कॉस्ट कितना होगा? 1,00,000 रुपया। मार्केट से तो कम भाव में मेरे को शेयर पड़ेगा ना। तो सोनल मेरे पास से ये राइट खरीद लेगी। मेरे को पर राइट कितना रुपया मिला? 10,000। ये असेट बेच के पैसा मिला कि राइट बेच के पैसा मिला? राइट बेच के पैसा मिला। दिस इज कॉल्ड एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स, और इस पे भी टैक्स लगता है। दिस इज ऑल्सो ट्रांसफर। ये 10,000 मेरे को कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा। कहां पे टैक्सेबल होगा ये 10,000 मेरे को? कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा, बिकॉज दिस इज एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। चलो एक दूसरा एग्जांपल लेता है, थोड़ा ध्यान से जवाब देना कि ये एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट हुआ कि नहीं, ठीक है। आयुष मेरे पास आया। आयुष ने बोला कि सर मुझे आपका बिल्डिंग खरीदना है 5 करोड़ रुपए में, डील डन। मैंने आयुष को बोला 5 करोड़ में तू मेरा घर खरीदेगा? आयुष बोला डन सर। ही इज अ बायर, आई एम अ सेलर, प्रोस्पेक्टिव बायर, प्रोस्पेक्टिव सेलर। अब थोड़े टाइम के बाद मेरा मन बदल गया, मुझे अब आयुष को घर नहीं बेचना है। तो मैंने आयुष को फोन लगाया और मैंने बोला आयुष, हमारा अग्रीमेंट आज से कैंसल। आई डोंट वांट टू सेल द हाउस टू यू, किसी और को बेचना चाहता हूँ। आयुष ने बोला सर अग्रीमेंट कैंसिल करना है, करो बिंदास, मुझे 2 लाख रुपया दे दो, क्योंकि अग्रीमेंट आप कैंसिल कर रहे हो। मेरे पास राइट है आपका घर खरीदने का, मैं चाहूं तो कंप्लेन करके ये घर आपका खरीद सकता हूं, बिकॉज वी हैव एन अग्रीमेंट। पर अगर आपको चाहिए तो 2 लाख रुपए दे दो, मैं ये राइट अपना वेव ऑफ कर देगा। मैं बोला ठीक है, रख 2 लाख रुपए, अब अपना अग्रीमेंट कैंसिल, अब तू ये घर नहीं खरीद सकता। तो मैंने 2 लाख रुपए दे दिए। क्या ये 2 लाख रुपया एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट बोल के कैपिटल गेन में टैक्सेबल होगा आयुष को, के आईएफओएस? Now this is extinguishment of right. It will be taxable under capital gain. There is one judgment, Madhya Pradesh High Court, CIT versus Lakshmi Devi Ratani. Buyer entered in contract to purchase the land from seller, but later on seller refused to sell. So buyer is in receipt of compensation from prospective seller for not executing the contract. This is extinguishment of right and hence capital gain is attracted to the buyer. जो बायर को ये पैसा मिला, ये अपने राइट वेव ऑफ करने के लिए मिला, विच इज कॉल्ड एन एक्सटिंग्विशमेंट, और इसीलिए यहाँ पे टैक्स लग जाएगा। सवाल आता है व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? बेटा जीरो, इसका कोई कॉस्ट नहीं है। ये 2 लाख रुपया पूरा तुम्हारा गेन हो गया, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, पर ये पूरा 2 लाख तुम्हारा गेन हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस पीपल? तो देखो, अब तक ट्रांसफर की डेफिनेशन में दो चीजें थी। पहला क्या था? सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट। दूसरा क्या था? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। अब मान लो आज फॉर एग्जाम्पल संडे का दिन है, एकदम शांति है,
अनिकेत अपने घर में ऐसे ही बैठा हुआ है, चिल मोड में है, लेट से घर पे कोई नहीं, अच्छे मूड में चल रही है सब कुछ। अचानक ऐसे संडे का दिन था, कोई आया और खटखट किया दरवाजे पे। ये गया दरवाजे तक, दरवाजा खुला, गुस्से में था, किसने मेरी शांति भंग कर दी। अब पता चला कि बाहर है ना, सब लोग ऐसे खड़े थे विद देयर, ये इसके साथ थे सब लोग अपने, आई कार्ड वाई कार्ड था हाथ में, लेटर था, नहीं ईडी नहीं थी, पर एक ऐसा ही दूसरा डिपार्टमेंट था। और उन्होंने बोला, अनिकेत 1 महीने में ये घर खाली करके कहीं और चला जा, हम घर की मार्केट वैल्यू जितना 1 करोड़ रुपया तुझे दे देंगे। अनिकेत बोला, मुझे घर नहीं बेचना है। उन लोगों ने बोला, हमने पूछा, कंपलसरी तुझे बेचना पड़ेगा। बोलता है, क्यों? वो बोलता है, हम लोग गवर्नमेंट की ओर से आए हैं, नहीं नारकोटिक्स वाले भी नहीं है हम लोग गवर्नमेंट की ओर से आए हैं। हमें पता चला कि आपके घर के नीचे पेट्रोलियम है, और इसीलिए गवर्नमेंट वांट टू एक्सट्रैक्ट द पेट्रोलियम। अब घर के अंदर से पाइप तो नहीं आ सकता, घर तोड़ना पड़ेगा और पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो घर कंपलसरी आपको बेचना ही पड़ेगा। यहाँ पे अनिकेत के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, ही हैज टू कंपलसरी सेल द प्रॉपर्टी। पर ये वॉलेंटरी सेल है कि कंपलसरी सेल है? कंपलसरी, तो इसको मैं सेल नहीं बोल सकता, इसको बोलना पड़े कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ असेट अंडर एनी लॉ। क्या बोलना पड़े? कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ असेट अंडर एनी लॉ। कोई बोल रहा है अब इसको इलेक्टोरल बॉन्ड लेना पड़ेगा दिस इज कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ असेट अंडर एनी लॉ। ये भी ट्रांसफर है, और इस पे भी कैपिटल गेन लगता है। देखो, वॉलेंटरी कोई चीज बेचो, वो सेल है, वो भी ट्रांसफर है। कोई चीज कंपलसरी गवर्नमेंट आपके पास से उठा ले, वो भी सेल हुआ, वो भी ट्रांसफर हुआ, उस पे भी कैपिटल गेन भरना पड़ेगा। सो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ असेट अंडर एनी लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसफर। अच्छा, ऐसा बहुत सारी बार होता है, मान लो मेट्रो बनाना है, मेट्रो बनाने के रास्ते में आपका घर आता है, तो गवर्नमेंट आपका घर कंपलसरी अक्वायर करके आपको मार्केट वैल्यू जितना पैसा दे देती है, एंड दैट इज टैक्सेबल टू यू अंडर विच चैप्टर? कैपिटल गेन, क्योंकि ये ट्रांसफर तो हो ही गया ना ऐसा। पर हाँ, इसके लॉ अलग है और सेल के रूल्स अलग है, और इसीलिए मैंने सेल वर्ड में खास लिखवाया वॉलेंटरी ट्रांसफर, जबकि ये वॉलेंटरी ट्रांसफर नहीं है, ये कंपलसरी ट्रांसफर है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? ओके। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड का कुछ नहीं, बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पर लेट द टाइम कम, पीजीबीपी चैप्टर में मैं एक्सप्लेन करेगा वो इलेक्टोरल बॉन्ड पे, बहुत कोई डिस्कशन करेंगे उस पर, क्योंकि उसका रिलेवेंट टॉपिक वहां पे आ रहा है, ऐसा फालतूगिरी नहीं, उसके रिलेटेड टॉपिक वहां पे आएगा इसमें। और उसमें आपका कंपनीज एक्ट भी थोड़ा मर्ज करके एक चीज पढ़ाएगा। अभी मान लो फॉर एग्जांपल आज सोहम ऐसे ही उदास बैठा था, तो सोहम की वाइफ आई उसके पास, बोला क्या हुआ? सोहम बोलता है, जाने दे, अभी बात नहीं करनी है। सोहम बोलता, नहीं नहीं, क्या हुआ बोलो ना। सोहम की वाइफ ने बोला, क्या हुआ बोलो। सोहम बोलता है, देखो मेरे को ज्वेलरी का बिजनेस करना है, पर मेरे पास पैसे ही नहीं है, और अपना इमेज ऐसा है कि लोग क्रेडिट पे गुड्स देने को भी रेडी नहीं है। यानी मैं ये ज्वेलरी का बिजनेस शुरू ही नहीं कर सकता, क्योंकि रॉ मटेरियल मैं खरीद ही नहीं सकता, तो बेचूं कैसे? मेरा बिजनेस चालू करना है। सोहम की बीवी बोली, मैं हूं ना। सोहम बोला, मीनिंग क्या है उसका? बीवी बोली, एक तूने मुझे पहले कुछ ज्वेलरी दी थी, आज ये ज्वेलरी मैं तुझे दे देती हूँ वापस, क्योंकि तेरी ही ज्वेलरी है, तू इसको लोगों को बेचना शुरू कर दे, तेरे पास पैसे आएंगे, तू उसमें से और गुड्स खरीदना, तेरा बिजनेस शुरू हो जाएगा। तो घर की ही ज्वेलरी है ना, अब इसको स्टॉक इन ट्रेड बना देते हैं। अब इसको क्या बना देते हैं? स्टॉक इन ट्रेड। तो ये क्या हुआ पता चला, अब तक ये जो ज्वेलरी थी वो मेरे लिए कैपिटल असेट थी, पर्सनल मूवेबल असेट है, पर ज्वेलरी एक्सेप्शनल केस में आता है ना, तो अब तक ये मेरी कैपिटल असेट थी। द मोमेंट मैं इसमें बिजनेस में लेके आ गया, ये मेरे लिए क्या बन गया? स्टॉक इन ट्रेड। क्या नहीं से इसका जो कैपिटल असेट का नेचर था वो तो चला गया ना। और कोई भी चीज अगर कैपिटल असेट पहले थी अब नहीं है, तो इट इज अ ट्रांसफर। कैपिटल असेट को स्टॉक में कन्वर्ट करने पे भी कैपिटल गेन लगता है, पर सर पैसा तो नहीं मिला, ये तो सिर्फ कन्वर्ट हुआ। स्टॉक बेचने पे पैसा मिलेगा, तो कैपिटल गेन कैसे ढूंढने का? आराम से सब समझेंगे। कैपिटल गेन चैप्टर को मैं दो हिस्सों में बाइफरकेट करता है। पहला जनरल केसेस, जहां पे सारी जनरल चीजें समझेंगे। दूसरा पढ़ेंगे स्पेशल केसेस, जहां पे एक के बाद एक ये सारे चीजों को इंडिपेंडेंट समझेंगे, कि भाई ये कन्वर्जन है, कैपिटल गेन हुआ, टैक्सेबल कैसे होगा, वो वहां पे समझाऊंगा। तो ये पॉइंट क्या आया? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू इन्वेंटरी, ये भी क्या हो गया? ट्रांसफर हो गया। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? अच्छा, इन बिटवीन एक दो डाउट आ गए थे जो मैं सॉल्व कर दूं पहले। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सचेंज एंड रिलिंक्विशमेंट? बेटा, एक्सचेंज में प्रॉपर्टी के सामने आपको कोई ना कोई दूसरा नॉन मॉनेटरी बेनिफिट अभी के अभी मिल जाता है,
रेलिंक्विशमेंट में इट मे बी पॉसिबल कि आपको दूसरा कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है या मिलने वाला है, पर बहुत सालों के बाद कोई दूसरे तरीके से मिलने वाला है। आज आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अच्छा, दूसरा एक चीज है कि व्हाट इफ गवर्नमेंट कंपलसरी टेक द हाउस एंड गिव अनदर हाउस इन अनदर प्लेस। हाँ, तो ये भी कंसिडरेशन तो मिला ना, मॉनेटरी की जगह नॉन मॉनेटरी। पर ट्रांजैक्शन कौन सा है? कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ असेट अंडर एनी लॉ, दैट इज अ ट्रांसफर, कैपिटल गेन लग जाएगा। तो देखो, ट्रांसफर की डेफिनेशन में 7 कैटेगरी है, जिसमें पहली 4 कैटेगरी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सी पहली 4 कैटेगरी? सेल, एक्सचेंज, रेलिंक्विशमेंट ऑफ असेट। दूसरा क्या आता है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। तीसरा क्या आता है? कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ असेट अंडर एनी लॉ। चौथा क्या आता है? कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट इनटू इन्वेंटरी। अभी मैं जो पूछूं उसका जवाब देना। लैंड और बिल्डिंग बेचने जा रहा हूं, पहले होगा अग्रीमेंट, फिर होगा रजिस्ट्रेशन। चलो बताओ, ट्रांसफर कौन से दिन पे माना जाएगा? अग्रीमेंट के रजिस्ट्रेशन? रजिस्ट्रेशन। ट्रांसफर कौन से दिन पे माना जाएगा? रजिस्ट्रेशन पर। ये कौन सा एक्ट बोला? टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बोला कि द डे ऑफ रजिस्ट्रेशन विल बी कॉल्ड एज द डे ऑफ ट्रांसफर। पर इसमें एक छोटा सा एक्सेप्शन है। नाउ व्हाट इज द एक्सेप्शन? अगर आप पागल हो तो ये एक्सेप्शन आपको आ सकता है। अगर आप में इतना भी सहन शक्ति नहीं था कि आप रजिस्ट्रेशन तक रुक पाओ, आपने बायर को घर का पोजेशन अग्रीमेंट के वक्त ही दे दिया कि भाई अग्रीमेंट हुआ, बायर पे इतना भरोसा है कि वो बाकी का कंसिडरेशन तो पे करेगा ही ना। आपने उसको घर की चाबी भी दे दी कि जा रहने लग, घर का पोजेशन भी दे दिया। कब से दे दिया घर का पोजेशन? अग्रीमेंट के वक्त से। तो हम लोग मान लेंगे कि ट्रांसफर भी कब से हो गया? फ्रॉम द डेट ऑफ अग्रीमेंट। रियल लाइफ में ये कभी भी नहीं होता। रियल लाइफ में ऑन पेपर पोजीशन दिया जाता है रजिस्ट्रेशन के बाद, और इसीलिए रियल लाइफ में हमेशा ट्रांसफर कब माना जाएगा? फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। पर अगर मान लो आप पागल हो, आपने पोजीशन कब से दे दिया? फ्रॉम अग्रीमेंट इटसेल्फ। तो फिर आपका ट्रांसफर भी कौन से दिन पे माना जाएगा? ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। सो ये वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था कि ट्रांसफर होता है फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये उसका एक्सेप्शन हो गया कि अगर अग्रीमेंट के वक्त घर का पोजीशन भी दे दिया तो ट्रांसफर कौन से दिन पे माना जाएगा? ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। देखो क्या लिखा है, अलाउइंग पोजीशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर, मेक इट पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लिखा है क्रॉस रेफरेंस सेक्शन 53A ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। ऐसा सेम चीज हाउस प्रॉपर्टी में भी था, डीम्ड ओनर करके एक कंसेप्ट था कि भी बायर भी उसी दिन से अब ओनर बन जाएगा, सेलर को भी उसी दिन कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। इसका एक छोटा सा नोट यहाँ पे लिखो, क्योंकि ये वर्डिंग ऐसे है कि लोग जनरली इसको समझ नहीं पाते। इसका एक नोट लिखो यहाँ पे। जो ये लाइन कहना चाहता है हम सीधा वो लिख देते हैं, जनरली। नोट लिखो, जनरली ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, generally on the date of registration, transfer takes place. Generally on the date of registration, transfer takes place. However, if on the date of agreement, if on the date of agreement possession is given, if on the date of agreement possession is given, then transfer takes place from the date of agreement. Then transfer takes place on the date of agreement. तो जनरली रजिस्ट्रेशन के दिन ट्रांसफर होता है, पर अगर अग्रीमेंट के वक्त पोजीशन दे दिया तो कब से माना जाएगा वो? फ्रॉम द डेट ऑफ अग्रीमेंट। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ऐसा पुरानी सोसाइटीज में रहते हो सकते हैं, ये आज नहीं होता, जो बरसों पुरानी सोसाइटी है उसमें होता था कि मान लो एक हाउसिंग सोसाइटी है, उसके अंदर बहुत सारे फ्लैट होते हैं। अब ये जो सारे फ्लैट होते हैं ना, उसकी लीगल ओनरशिप, उसका लीगल ओनर सोसाइटी होती है। अगर मुझे उसमें घर खरीदना है
तो घर का लीगल नाम मेरे नाम पे नहीं होगा, वो सोसाइटी के नाम पे ही रहेगा। तो हाउ विल आई बिकम ओनर? मुझे सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्या दिया जाता है मुझे? सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट। मेरे पास सोसाइटी का एक शेयर आ गया, यानी कि मेरे पास उस सोसाइटी का एक घर आ गया। उसका मतलब ऐसा हो गया, लीगल ओनर सोसाइटी रहेगी, मैं बेनिफिशियल ओनर बनेगा बाय वे ऑफ दैट शेयर सर्टिफिकेट। अब मुझे फ्यूचर में ये घर किसी को बेचना है, तो मैं कैसे बेच पाऊंगा? घर तो मेरे पास है ही नहीं। तो मैं क्या बेचेगा? शेयर सर्टिफिकेट बेचेगा। मैं क्या बेचेगा? शेयर। इट्स लाइक सिंबॉलिक डिलीवरी, यू अंडरस्टैंड? सोगा में एक कंसेप्ट आता है सिंबॉलिक डिलीवरी, कि घर नहीं बेच सकते क्योंकि घर तो सोसाइटी के नाम पे, तो आप क्या बेचोगे? शेयर बेचोगे। तो मान लो मैंने ऐसे किसी सोसाइटी का शेयर सर्टिफिकेट किसी को बेचा, तो मेरे को कौन से रूल फॉलो करने के? शेयर बेचने वाले रूल फॉलो करूं कि घर बेचने वाले रूल फॉलो करूं? क्योंकि इनकम टैक्स में कैपिटल गेन लैंड बिल्डिंग का अलग से कैलकुलेट होता है, शेयर्स के लिए प्रोविजन अलग है। तो मैं कौन सी चीज फॉलो करूं? घर बेचने वाला कैपिटल गेन कि शेयर बेचने वाला? घर बेचने वाला। दैट हैज बीन क्लैरिफाइड। एनी ट्रांसफर एज अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी विच हैज इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहां पे आपको कैपिटल गेन भी किस तरीके से कैलकुलेट करने का, जैसे कि आपने क्या बेचा है? इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि आपका अल्टीमेट इंटेंशन तो वही था। और ये सारी चीजें कैसी है? देखो, ये वन वन लाइनर है, ये सिर्फ थियोरी के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल्स में ये सब नहीं आने वाला। वन लास्ट पॉइंट फ्रॉम माई साइड इन दिस पॉइंट। व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड? टेल मी, व्हाट इज जीरो कूपन बॉन्ड? एक ऐसा बॉन्ड जो फेस वैल्यू पे इश्यू होता है और कुछ सालों के बाद रिडीम होता है प्रीमियम पे। जो डिस्काउंट पे इश्यू होता है उसको तो डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोलते हैं। मैं बोल रहा हूँ जीरो कूपन बॉन्ड, जो फेस वैल्यू पे इश्यू होता है और रिडीम किस पे होता है? प्रीमियम पे। लेट से 100 रुपए पे इश्यू हुआ, 3 साल के बाद वो रिडीम होता है 160 रुपए पे, पर इन बिटवीन कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता, जीरो इंटरेस्ट, और इसीलिए इसको बोला जाता है जीरो कूपन बॉन्ड। टेल मी वन थिंग, हम इंटरेस्ट को कूपन क्यों बोलते हैं? आपके एफएम एएफएम में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक आए होंगे जहां पे कूपन रेट दिया जाता है, इंटरेस्ट रेट की जगह लिखा होता है कूपन रेट। तो साला इंटरेस्ट रेट को कूपन क्यों बोलने का? ऐसे जनरल नॉलेज है, कोई लेना देना नहीं है। फिक्स है, पर ऐसा क्यों है? किसी ने तो ऐसा फिक्स किया होगा ना। हु डिसाइडेड कि नहीं इंटरेस्ट यानी कूपन? सी अर्लियर क्या होता था, जब आप कोई बॉन्ड खरीदो, 5 साल के बॉन्ड है, 5 साल का इंटरेस्ट, तो उस बॉन्ड के पीछे 5 कूपन होती थी। आपको 1 साल खत्म होने के बाद वो कूपन निकालने की, कंपनी में जाने का, कूपन देने का, वो आपको इंटरेस्ट का पैसा देता था। यानी एक ऐसा मेंटालिटी था कि आप कूपन दोगे तो ही इंटरेस्ट सामने मिलेगा। आज की तारीख में तो ऐसा नहीं है, आज तो इंटरेस्ट सीधा बैंक में आ जाता है। पर इतने सालों ये सिस्टम चला कि कूपन देने पे ही इंटरेस्ट मिलेगा, कि लोगों ने इंटरेस्ट को ही क्या बोलना शुरू कर दिया? कूपन। और इसीलिए इंटरेस्ट का दूसरा नाम हो गया कूपन, और इसीलिए आज भी हम उसको कूपन बोलते हैं। तो इसका नाम वैसे होना चाहिए था जीरो इंटरेस्ट बॉन्ड, पर हम बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। लेट मी टेल यू, ये बॉन्ड हर कोई इशू नहीं कर सकता। ये जनरली इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को ही अधिकार है इशू करने का। क्यों ऐसा? इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ही जीरो कूपन बॉन्ड इशू कर सकती है। वाई सो? वाई हैज टू बी देयर एवरीवेयर? ऐसा क्यों कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर इशू करेगी? क्योंकि उनकी एक प्रॉब्लम थी। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें शुरुआत में सिर्फ कॉस्ट होता जाता है, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, इनकम कोई नहीं। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होने के बाद उनको इनकम होती है। तो शुरुआत के सालों में इन्हें पैसे चाहिए, बोरोइंग करनी है, पर इनकम नहीं हो रही है, तो इंटरेस्ट कहां से पे करेंगे? तो इन्होंने बोला हम एक काम करो, शुरुआत के पीरियड में जीरो इंटरेस्ट रखने दो, जैसे इनकम होगी हम एक साथ पूरा इंटरेस्ट आपको चुका देंगे। और इसीलिए इस कंसेप्ट को डेवलप किया इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने, जहां पे शुरुआत में कोई इंटरेस्ट नहीं देने का, पूरा पैसा कब देने का? मैच्योरिटी पे, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा है बिजनेस का। और इसलिए इसको बोला गया जीरो कूपन बॉन्ड। हम लोग है ना पीजीबीपी चैप्टर में एक चीज पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो ये बॉन्ड इश्यू कर रही है, उसको ये जो 60 रुपए का एक्सपेंस हुआ मैच्योरिटी का, वो हर 6 साल में अमोर्टाइज करने का, 1 साल में डिडक्शन नहीं लेने का, वो 6 साल में अमोर्टाइज करने का, क्योंकि ये 6 साल का खर्चा था जो आप छठे साल पे कर रहे हो। बट माई डाउट इज डिफरेंट। कंपनी जो ये बॉन्ड इश्यू कर रही है
उसको ओवर अ टेन्योर इस प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है 60 रुपीज का, हर साल थोड़ा थोड़ा। जो बंदे के पास ये बॉन्ड है, जिसने रिडीम करवाया, उसको ये 60 रुपया कैसे टैक्सेबल होगा? हर साल थोड़ा थोड़ा आईएफओएस में टैक्सेबल करूं कि पूरा 60 रुपीज मैच्योरिटी पे कैपिटल गेन में? तो लॉ ने इसका डाउट क्लियर करते हुए ट्रांसफर की डेफिनेशन में बोल दिया मैच्योरिटी ऑफ जीरो कूपन बॉन्ड, कि जीरो कूपन बॉन्ड मैच्योर होने पे टैक्सेबल होगा और पूरा गेन उस वक्त टैक्सेबल होगा, अमोर्टाइज नहीं करने का। जो कंपनी इश्यू कर रही है वो खर्चा अमोर्टाइज क्लेम माइनस करेगी, पर जिसको इनकम हो रही है वो अमोर्टाइज नहीं करेगा, वो लास्ट ईयर में एक साथ पूरा कैपिटल गेन के तौर पे टैक्सेबल करेगा। समझ में आ रहा है पब्लिक? तो देखो कैपिटल गेन चैप्टर में जो आज हमने पढ़ा वो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, और रिवीजन के टाइम पे किसी को निकलने का नहीं, मेरे साथ रिवीजन करने का चुपचाप। अच्छा, कैपिटल असेट की डेफिनेशन पहले तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे ये होता है, चार चीजें। देयर शुड बी अ कैपिटल असेट शुड बी ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट और गेन शुड अराइज, इट शुड नॉट बी एग्जम्प्टेड। अच्छा, अक्रूवल बेसिस के रिसिप्ट बेसिस? अक्रूवल बेसिस। कैपिटल गेन लैंड और बिल्डिंग का रजिस्ट्रेशन के वक्त टैक्सेबल होगा कि अग्रीमेंट के वक्त? रजिस्ट्रेशन के वक्त। पर पोजेशन अगर अग्रीमेंट के वक्त दे दिया तो अग्रीमेंट के वक्त, जो हमने अभी अभी पढ़ा। कैपिटल असेट की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में ली गई है? सेक्शन 2 क्लॉज 14। तीन चीज कैपिटल असेट है: प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड वेदर और नॉट कनेक्टेड विद बिजनेस, दूसरा सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर एज पर सेबी एक्ट, तीसरा यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान विच इज टैक्सेबल। कुछ चीज जो कैपिटल असेट नहीं है: इन्वेंटरी, पर्सनल मूवेबल असेट, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम 2015। पर कुछ चीज जो वापस ऐड कर दी: ज्वेलरी, आर्कोलॉजिकल कलेक्शन, पेंटिंग, ड्राइंग, स्कल्पचर, वर्क ऑफ एनी आर्ट। अच्छा, ज्वेलरी का मतलब हम लोग क्या समझेंगे? कोई भी ऐसी असेट जो इसकी वैल्यू डिराइव होती है दैट स्टोन्स के वजह से, उसको हम लोग क्या बोल देंगे? ज्वेलरी बोल देंगे। तो पूजा थाली अगर गोल्ड की बनी हुई है तो उसको भी क्या बोलने का? ज्वेलरी बोलने का। पर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूरल एग्रीकल्चरल लैंड which is not a urban agricultural land? So what is urban agricultural land? Any land situated within the area which is governed by municipality having population at least 10,000। अच्छा, अगर पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख, तो आउटसाइड दैट हाउ मच किलोमीटर? 2 किलोमीटर। 1 लाख से 10 लाख है तो 6 किलोमीटर, 10 लाख के ऊपर है तो 8 किलोमीटर। अच्छा, अभी ट्रांसफर की डेफिनेशन कौन से सेक्शन में देखी गई है? 2 क्लॉज 47। व्हाट इज ट्रांसफर? सेल, exchange, relinquishment of asset, extinguishment of right, compulsory acquisition of asset, conversion of capital asset into inventory। ये चार ही इंपॉर्टेंट है, बाकी तीन तो रीड ओनली है। पर अब सवाल आता है व्हाट इज नॉट अ ट्रांसफर? बहुत इंपॉर्टेंट, पर वो हम देखेंगे ऑब्वियसली नेक्स्ट लेक्चर में। मेरा लेक्चर कल नहीं है, परसों भी नहीं है, हमें थर्सडे पता चलेगा कि मेरा लेक्चर कब है। तब तक के लिए गुड बाय, डोंट मिस मी मच। नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करके आना अब तक का कैपिटल गेन चैप्टर, ताकि हम आगे अच्छे से बढ़ सके। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल, बाय बाय। जिसके डाउट है काइंडली स्टार्ट रेजिंग दी हैंड्स।